से अपनी औकात बढ़ाओ, कुछ चीजें डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा थोड़ा कट करो, पूरी फोकस पढ़ाई पे करो, मेहनत करो, लगे रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दो लोगों के लिए सजेशन है जो बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि तेज चलो, और पहले से हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, तो आपको सजेशन है कि ये धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, साथ चलो, भाईचारा निभाओ, और आगे के 2-4 चैप्टर तुम अपने हिसाब से देख लो, ताकि बाद में तुमको दिक्कत ना आए। पढ़ लो ना, तुमको मॉडर्न फिजिक्स समझ में आता है, पढ़ लो। तुम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के रखो, सेमीकंडक्टर में गेट वेट पढ़ के रखो, लास्ट में तुमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा पढ़ के रख लो। ठीक है, और जो जिनको लगता है कि सर थोड़ा कम पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी औकात बढ़ाओ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके औकात बढ़ाओ। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्रैक है तो मैनेज कर लो, वो क्लास के बाद ही ठीक करा पाऊंगा, नहीं तो बेटा क्लास का टाइम खराब हो जाएगा। आज बेसिक मैथ का हमें क्या पढ़ना है, लेक्चर नंबर 3। बेसिक मैथ के पहले वेक्टर के पहले 2 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, तो वेक्टर का फील लिया था, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे करते हैं, ठीक है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने देख लिया था। अरे यार वॉइस की क्या वॉइस, दिमाग ही खराब कर दिया है यार इन्होंने, कितनी दिक्कत है वॉइस की भाई, कल तक तो दिक्कत नहीं थी, दिमाग ही खराब कर दिया है। अपनी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे तो लंबे टर्म तक आप सरवाइव नहीं करोगे। क्या दिक्कत है, अचानक से कैसे आई है दिक्कत, ये क्यों हो रही है वॉइस में दिक्कत यार, ये बोल भी नहीं रहा आदमी। चल भी नहीं रहा वीडियो, क्या है। चलो, और कई लोग ये कह रहे थे कि सर हमको क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ शॉर्ट नोट्स कहाँ है, नहीं मिल रहा है, कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो आप तब तक ये ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स एंड क्लास क्वेश्चंस का पीडीएफ सब मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, यहां से आप चेक कर लीजिए। आपको सेक्शन है कि ये धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, साथ चलो, भाईचारा निभाओ, और आगे के 2-4 चैप्टर तुम अपने हिसाब से देखो, ताकि बाद में तुमको दिक्कत ना आए। पढ़ लो ना, तुमको मॉडर्न फिजिक्स समझ में आता है, पढ़ लो। तुम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के रखो, सेमीकंडक्टर गेट वेट पढ़ के रखो, लास्ट में तुमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा पढ़ के रख लो। ठीक है, और जो लोग जिनको लगता है कि सर थोड़ा कम पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी औकात बढ़ाओ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके औकात बढ़ाओ। ठीक है, कैसे हो गया यार, समझ नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है क्या? क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ शॉर्ट नोट्स कहाँ है, नहीं मिल रहा है, कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो आप तब तक ये ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स एंड क्लास क्वेश्चन का पीडीएफ सब मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, क्लास क्वेश्चन कल शाम को मैंने क्लास पर आई है यार अच्छे से। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है क्या, जल्दी बता दो। आपको सेक्शन है कि ये धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, साथ चलो, भाईचारा निभाओ, और आगे के 2-4 चैप्टर तुम अपने हिसाब से ताकि बाद में तुम मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है अब। चलो ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ठीक लग रहा है अब। देख भाई, ऐसा है कि क्लास के क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने आपको अपलोड कर दिया है, वो क्लास में भी अपलोडेड है, टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है, आप वहां से आराम से ले ले। ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है। और क्लास क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं सबका पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दिया है, शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दिया है, सब कुछ अपलोडेड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है अब, क्लियर है अब, जल्दी बता दो थोड़ा सा। पता है, जब मैं पूछता हूँ ठीक है तो तुम बोल देते हो ठीक है, फिर जब पढ़ाने लगता हूँ तो बोल देते हो नहीं सर गड़बड़ है।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, और देखो ये है मिस्टर फिजिक्स। इसमें मैंने जितने भी क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, उत्थान के क्वेश्चंस, उत्थान जो मैंने कराया था, जेई मेन के और यकीन प्लस के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने इसमें डाल दिया है। इसके सारे चैप्टर वाइज पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये जो बुक है इसके सारे चैप्टर के पीडीएफ चैप्टर वाइज मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप उसका पीडीएफ से पढ़ेंगे बहुत बढ़िया, मैं सारे पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन अगर आप उसको प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर इसमें 11th एंड 12th बेसिक मैथ वेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक इंक्लूडेड है। और इसमें पेज लगभग कुछ 428 के आसपास आएगा और कुछ 400 के आसपास में आपको ये मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पीडीएफ प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने में क्या फायदा है? हर चैप्टर का प्रिंट निकालोगे उतना ही पैसा लगेगा, पहली बात। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो इसका पीडीएफ बैच में जैसे जैसे चैप्टर होता रहेगा, जैसे वेक्टर है, वेक्टर के आज मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। आज ही वेक्टर का अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है प्रिंट निकालने में, क्योंकि इसका पूरा जो पेज है और उतने ही पैसे लगेंगे आपको, ठीक है। और इसमें कंप्लीट 11th एंड 12th दोनों इनबिल्ट है। और इसमें क्लास के सारे क्वेश्चंस, यकीन प्लस के क्वेश्चंस, उत्थान के क्वेश्चंस, और इसमें एमआर स्टार अलग कॉर्नर अलग से दिया हुआ है जिसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट के सवाल भी हैं इंक्लूडेड, ठीक है। पीडीएफ आपके बैच में अपलोड होते रहेंगे। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। सर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर तो कल भी देखा था, और आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट, फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की फाइंडिंग करेंगे। मान लो कोई वेक्टर दिया हो तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। कोई वेक्टर दिया है तो यूनिट वेक्टर है या नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में मेन है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 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 ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। वॉइस कम है, क्लास ही खराब हो गई आज पूरी। माइक प्रॉब्लम, अचानक से कैसे हुआ माइक प्रॉब्लम यार रातों रात? तो प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर इसमें 11th एंड 12th बेसिक मैथ वेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक इंक्लूडेड है। और इसमें पेज लगभग कुछ 428 के आसपास। होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं अभी के आसपास में आपको ये मिले। तो बस बैच में जैसे जैसे चैप्टर होता रहेगा, जैसे वेक्टर है, वेक्टर के आज में अपलोड करेंगे, ठीक है। आज ही वेक्टर का अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट निकालने में कोई फायदा नहीं है। कंप्लीट 11th एंड भी है इंक्लूडेड, ठीक है। पीडीएफ आपके बैच में अपलोड होते रहेंगे। चलिए, बहुत कम है ये मैनेजेबल। अब जानबूझ के तुम कर रहे हो भाई, जानबूझ के कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। थोड़ा अगर अभी है भी तो मैनेज कर लो। चलो, तो होमवर्क दिया था तुमको। होमवर्क क्या दिया था? तो मान लीजिए कोई फोर्स है 10 न्यूटन का और 45 डिग्री एंगल पे वो एक्स एक्सिस से लग रहा है। अब बताओ ये जो फोर्स है वो सीधा फोर्स है या टेढ़ा फोर्स है? जल्दी बताओ। ये जो फोर्स है वो सीधा स्ट्रेट फोर्स है कि टेढ़ा फोर्स है? जल्दी बताओ। सर ये है तो टेढ़ा, इसका कंपोनेंट लो। तो मैंने आपको बताया था कोई भी फोर्स हो उसका एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट लोगे तो वो मिलेगा एफ एक्स। और अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है, जिधर से थीटा एंगल बन रहा है उधर कॉस कंपोनेंट होता है। तो 45 डिग्री पर एफ का कंपोनेंट आएगा एफ कॉस 45 डिग्री। एफ की मैग्नीट्यूड बोलो, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बोलो सर 10। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यह आ जाएगी 10/√2। सही है क्या? हाँ सर। इस 10 का कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर इधर लोगे तो इसको बोलेंगे एफ वाई। जिधर एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट, जिधर एंगल नहीं बनता है उधर साइन। तो इधर लेंगे साइन कंपोनेंट, ये होगा 10 साइन 45। अब बताओ ये 10 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो क्या इस फोर्स का जो 10 न्यूटन था उसका एक्स कंपोनेंट आया 10/√2 न्यूटन? हाँ सर। ये कंपोनेंट आया 10/√2 न्यूटन। क्या दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम है तो बताओ दोनों सेम क्यों है? ये दोनों सेम क्यों है? दोनों सेम इसलिए है, ये फोर्स जो टेढ़ा था वो एकदम बीचों बीच है, इसलिए 45 डिग्री पर इधर कंपोनेंट और 45 डिग्री पर इधर कंपोनेंट एकदम ही सेम आ रहा है। क्या आपने किया था ये? आपने किया था ये, ठीक है ना? हाँ सर किया तो था, सही है। अब देखो ये 10 न्यूटन है, 53 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका एक्स कंपोनेंट बोलो क्या निकाला सर? इसका एफ कंपोनेंट एफ एक्स निकाला सर, जो यहां तक आएगा, याद रखना यहां तक आएगा। एफ एक्स निकाला 10 कॉस 53, तो 10 कॉस 53 हो जाएगा तुम्हारा कॉस 53 4/5, 3/5 कॉस 53 3/5, तो कटेगा ये 6 न्यूटन आएगा। और इसका वाइथ कंपोनेंट हो जाएगा एफ वाई बराबर 10 साइन 53,
साइन 53 डिग्री होता है 4/5, 10 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 8, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा एफ एक्स बराबर 10 cos 60, 10 cos 60 हो जाएगा 10 cos 60 इज हाफ, मतलब 5 न्यूटन। हाँ, cos 60 हाफ सही है। और इधर आ जाएगा आपका एफ वाई 10 sin 60, 10 sin 60 लिखोगे, 10 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3 और ये हो जाएगा बेटा 5 न्यूटन। क्या इतना समझ में आ गया? क्या इतना समझ में आ गया? हाँ सर। अब ये सिंपल लिखा है 10 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री। आप इसको लिख सकते हो कि इस एक्स कंपोनेंट आगे आया है तो 5 आई कैप और 5√3 जे कैप, 5√3 जे कैप, या तुम लिखो फोर्स बराबर 10 न्यूटन एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये दोनों बातें सेम है कि अलग है? ये दोनों बातें सेम है कि अलग है? मैं कह रहा हूं कि मैंने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन एक्स एक्सिस में, 5√3 वाई एक्सिस में, ये फोर्स लगाया। या मैं बोल दूं कि मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ऊपर लगाया है। ईस्ट नहीं है तो यहां पे एक्स एक्सिस के रेफरेंस में 60 डिग्री ऊपर, एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और प्लस 60 मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जाके प्लस 60 लिया होगा, या कह सकते हो 60 डिग्री प्लस वाई की तरफ एक्स एक्सिस से। क्या ये दोनों बातें सेम है कि डिफरेंट है? तो ये दोनों बातें सेम है ना बेटा। एक तरीका है आई और जे में रिप्रेजेंट करने का, एक तरीका ओवरऑल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का। समझ रहे में आया? समझ में आया? वॉइस क्रैक कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए प्लीज बेटा, हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज। ये तुम्हारा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और 37 डिग्री वाई एक्सिस से। इस फोर्स का कंपोनेंट ऊपर बोलो, इस फोर्स का कंपोनेंट ऊपर बोलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, वो शायद उसमें और दिक्कत है यार। ये अचानक से कैसे होता है यार, ये मुझे समझ नहीं है। कल शाम को मैंने क्लास लिया है। किसकी आवाज आ रही है? हाँ, चलो अब चेक करो, तुरंत से चेक करना। चेंज किया मैंने माइक। हेलो 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 हेलो, कम लग रहा आवाज। हेलो 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 हेलो, अब बताना यार, ठीक है क्या आवाज? तैयार ही है क्या? तो वॉइस बढ़ा दो, वॉइस कम लग रहा है मुझे। हाँ, 10 cos 37 क्या होगा? cos 37 होगा 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। अब y में cos कंपोनेंट क्यों गया? y में cos कंपोनेंट क्यों गया? y में cos कंपोनेंट इसलिए गया क्योंकि y एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा था, इसलिए उधर cos कंपोनेंट गया। अब x एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट आएगा? x एक्सिस में कंपोनेंट आएगा, अच्छा ये a है ना, a y, a की a है ना, a से रिप्रेजेंट किया। अब ax कितना होगा सर? 10 sin 37, 10 sin 37 की वैल्यू होती है 3/4, ये कटेगा 2, 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। a है, a फोर्स नहीं है, a है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया इसको, वेक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने वॉइस भी इंक्रीज करा दिया बेटा, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ साउंड की प्रॉब्लम एज सच नहीं होगी, जल्दी बता दो। हेलो हेलो हेलो, वॉइस इंक्रीज करिए प्लीज यार, वॉइस इंक्रीज करो ना यार। सर अभी भी कम है, थोड़ा इंक्रीज करिए और। ठीक है, तो इस 10 का कंपोनेंट y में कितना जाएगा? cos, और x में कितना जाएगा? sin, यही करेंगे। हाँ सर, यहां से 10 है 30 डिग्री पर, तो इस 10 का कंपोनेंट x में कितना आएगा? सर x में आएगा 10 cos 30, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, है ना, तो 5√3, और ऊपर चला जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30 हो जाएगा 10 इंटू हाफ, ये 5, ये 5। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो, यहां तक आपको समझ में आ गया? फटाफट बता दो, इसमें डाउट क्या हो सकता है भाई? सर आवाज नहीं आ रही है। सर 3/5 ही आएगा ना, 3/5 आएगा या 5/3 आएगा, वो तो ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस करना था ना। 3/5 कहाँ? 3/5 cos 37 4/5, अच्छा 3/5, ये 5 आएगा, यस, तभी तो 5 से 2 कटा 6 आया, सही तो है। वो तो बोर्ड की गलती है, वो मैंने 5 ही लिखा था, उसको 4 दिखा रहा था, है वो तो बोर्ड की गलती है ना, है ना। चलो इधर देखो, रिजल्ट तो मैंने सही लिखा है क्योंकि वो वैल्यू ऐसे लिख रहा था वो। हाँ, इधर देखो, अब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकाले का आपको तरीका बताया था कि कोई भी ए वेक्टर है, उसका अगर एक्स कंपोनेंट है एक्स, डायरेक्शन एक्स एक्सिस में आई कैप, उसका वाईएथ में मैग्नीट्यूड है ए वाई, डायरेक्शन वाईथ का जे कैप, और जेड में मैग्नीट्यूड है ए जेड, उसका है के कैप।
तो इसकी मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड को लिखते हैं रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर। क्या ऐसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं? हाँ सर ऐसे लिखते हैं। अब देखो ये वेक्टर है जिसका एक्स में कंपोनेंट है 2 और वाई में है 3, तो क्या 3 2 5 बोल दो इसके मैग्नीट्यूड को? 3 2 5 बोल दो इसके मैग्नीट्यूड को। वेक्टर में एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला एकदम अलग होता है। जब आप एक्स की बात कर रहे हो उसमें सीधा वाई नहीं मिला सकते, और अगर वाई की बात करो सीधा एक्स नहीं मिला सकते। दोनों को मिलाना मुश्किल काम है रे। कल ही तो बताया तुमको इतने अच्छे से कि दोनों को मिलाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक्स इधर वाई इधर, और चाहते हो कि जब एक्स की बात करो वो एक वाई से इंडिपेंडेंट है, वाई की बात करो एक्स से इंडिपेंडेंट है, दोनों को मिला के मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में एक्स और वाई मिला के दोनों की वैल्यू क्या आएगी। तो सीधा सीधा नहीं जुड़ता है, बहुत मुश्किल है उसको जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं सर? ये पाइथागोरस थ्योरम से, गौरस थ्योरम से। देखो इधर ये 2i3j है, तो a का मैग्नीट्यूड जो होगा आपका होगा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर बोलिए 4 और 3 का होल स्क्वायर बोलिए 9, तो ये आ जाएगा रूट अंडर 13। बोलो आएगा? यस सर रूट अंडर 13। ये देखो 3 i में और 4 j में, तो 4 और 3 7 नहीं होगा। ये क्या होगा? ये क्या होगा? b का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो नेट b का मैग्नीट्यूड 5 आ जाएगा। यहां से देखिए c का मैग्नीट्यूड, तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर x में 3 का होल स्क्वायर, y में 4 का होल स्क्वायर और z में 5 का होल स्क्वायर। ये सब करके आना था आपको, सब करके आना था। तो 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 5 का होल स्क्वायर 25, रूट 50 आ रहा है। अब तुम लिख लो जो लिखना आगे। ये d वेक्टर है, तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ith में क्या है सर? 1 i कैप, j में क्या है? -1 i कैप, k में क्या है? 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3। 1 1 1 -1 का होल स्क्वायर भी +1 आएगा। अच्छा e का मैग्नीट्यूड निकालना है सर जी, तो रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप लिखोगे 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का होल स्क्वायर 64। अगर कोई वेक्टर प्लस में कोई कंपोनेंट और कोई माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आएगा तो प्लस ही। हाँ सर, और 10 का होल स्क्वायर 100, 36 और 64 कितना होगा? 100 और 100 रूट 200। रूट 200 को लिख सकते हैं अपन 100 गुना 2, 100 बाहर चला जाएगा 10 रूट 2, 100 बाहर चला जाएगा तो बाहर 10 जाएगा। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ, एफ का मैग्नीट्यूड लिखना आपको रूट अंडर 10i माइनस 10j माइनस 10 के, तो आप लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या निकलेगा सर? 100 प्लस 100 प्लस 100, तो क्या होगा? रूट 300। 300 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 गुना 100, 100 बाहर जाएगा 10 रूट 3 सर जी। ये बता बता जल्दी बता फटाफट। सॉल्व है ना सब कुछ? सॉल्व है ना सब कुछ? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आवाज पता नहीं अचानक से कैसे होने लगा, सॉरी सर, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। चलिए, तो आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना था। कितने लोगों ने सक्सेसफुली मैग्नीट्यूड निकाला था? बताओ एकदम सक्सेसफुली। सक्सेसफुली कितने लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था? सक्सेसफुली, एकदम सक्सेसफुली कितने लोगों ने निकाल लिया था? बताओ कितने लोगों ने सक्सेसफुली निकाल लिया था? सर एकदम सक्सेसफुली सर जी, एकदम सक्सेसफुली। आओ अब यहां पे समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं, लेकिन नाम पे मत जाओ, भारी भरकम नाम मत समझो, सीधा समझो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसको बोलते तो डायरेक्शन कोसाइन से है ना, लेकिन हमें भारी भरकम नाम से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। हमें किस चीज से मतलब है भाइयों? हमें काम से मतलब है, हमें नाम से मतलब नहीं है। हमें किस चीज से मतलब है? काम से मतलब है। क्या काम से मतलब है सर जी? तो हमें काम से ये मतलब है कि ये मान लो मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये मान लो मैंने एक्स एक्सिस बनाया, और ये मान लो हमने जेड एक्सिस बनाया। ठीक है, जेड एक्सिस बना। ये वेक्टर इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन से थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है, इधर है सर। अगर इधर ही होता तो अभी इधर ही मान लेते हैं। अभी क्या करते हैं? इधर ही मान लेते हैं। अभी हम उठा हुआ नहीं मानते, हम इस एक्स वाई प्लेन में ही ये वेक्टर मानते हैं। ये तो ये मेरा वेक्टर है, मान लो कोई ए जो कि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। देखो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारा ए, उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे। अब अगर मैं बोलूं कि इसका मुझे एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो क्या करोगे?
सर इसका x कंपोनेंट मतलब इसको तोड़ के x में ले आओ। जब इसको तोड़ के x में लाऊंगा तो यहां पे एक दौड़ते 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 लाइन खींचूंगा। क्या खींचूंगा? दौड़ते 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 लाइन खींचूंगा। यहां से यहां तक जो एक वेक्टर बनेगा, इसी का वो टूटा हुआ हिस्सा, इसी का अंश बनेगा ax। हाँ कि ना? सर एक्स बनेगा। यहां से यहां तक बनेगा आपका ए वाई। इसी वेक्टर का दो टुकड़ा टूटा है। अगर एक्स वाई प्लेन में एक टुकड़ा है ए एक्स और दूसरा टुकड़ा है ए वाई। इस ए वाई को अगर पैरेलली में इस ए वाई को अगर पैरेलली में यहां से यहां शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत? देखो वेक्टर को पैरेलली उसको कहीं से कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका ए वाई है, ये आपका ये वाई है, इसको यहां ले जाओ, यहां ले जाओ, यहां ले। बोलेगा मेरे को कहां ले जा रहा रे? तो इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू यहां अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है, यार रख दू तो सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो आपका ए वेक्टर है उसका ये कंपोनेंट है ए एक्स और ये कंपोनेंट कितना है ए वाई। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x मतलब x की तरफ कंपोनेंट, ए वाई की तरफ कंपोनेंट। अब ये cos अल्फा होगा या sin अल्फा होगा या cos थीटा होगा या sin थीटा होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये तुम्हारा x कॉस्ट कंपोनेंट होगा या साइन कंपोनेंट होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? सर ये पूरा के पूरा इस बात पर डिपेंड करता है कि एंगल कहां से लिया है। एंगल कहां से लिया? अगर एंगल आप यहां से ले रहे हो तो इधर cos आएगा, लेकिन अगर मैं एंगल यहां से कुछ बीटा ले लूं तो सर इधर साइन आएगा। सिंपल है एकदम सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा मैं अल्फा और बीटा दोनों ले लूं, क्या दोनों के टर्म्स में एक ही वेक्टर का कंपोनेंट लिख सकता हूं? हाँ, उसे क्या दिक्कत है? ये कुछ अल्फा एंगल है, ये कुछ बीटा एंगल है, आप उसके टर्म्स में घुमाते रहो, हमको क्या दिक्कत है? बता, तो किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस अल्फा को कंसीडर करके इधर कंपोनेंट लिखूं एक्स वाला, तो इसका मैग्नीट्यूड ए और अल्फा एंगल पे ए कॉस अल्फा आएगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ आएगा। और अगर मैं इसको बीटा वाला एंगल लेके, भाई कुछ ना कुछ एंगल तो इधर से भी बनेगा, इस बीटा का एंगल लेके ए का कंपोनेंट बीटा एंगल की तरफ लूं, क्या मैं इसको ए कॉस बीटा नहीं ले सकता हूं? सर ऐसे तो सर ये ए साइन अल्फा भी होगा। होगा, मैंने मना किया क्या किसी को? नहीं, मैं बोला शरीफ आदमी, किसी को कुछ नहीं कहता हूं मैं किसी को मना किया क्या? ले लिख। कहता है कि सर ए साइन अल्फा लिखवाऊ, हम लिख। इस ए का अल्फा की तरफ कंपोनेंट ए कॉस अल्फा और इस ए का अल्फा से जस्ट अपोजिट ए साइन अल्फा, ये भी आएगा और ए कॉस बीटा भी आएगा। तो ए कॉस बीटा क्यों आ रहा है? क्योंकि बीटा एंगल इधर से बन रहा है और इधर से एंगल बीटा बन रहा है, तो कॉस कंपोनेंट है। इस अल्फा एंगल अपोजिट में, तो इधर कंपोनेंट लिखो तो साइन अल्फा आएगा। दोनों सेम है। सर ये करके दिखाओ एक बार, तब हमको फील आएगा। चलो नहीं ना, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है सर, ऐसे फील नहीं आएगा। चलो मान लो कि कोई ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मैग्नीट्यूड है। यहां से एंगल बना रहा है 30 डिग्री और यहां से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारा अल्फा और ये तुम्हारा बीटा। अब सर जी इस ए का जो उसका मैग्नीट्यूड 10 उसका वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई बताओ कितना होगा? तो ए वाई अगर तुम इस एंगल को लेके करोगे तो इधर एंगल है तुम्हारा 30, तो इस एंगल के अपोजिट में क्या होगा सर? साइन कंपोनेंट। तो 10 sin 30 ये लिखोगे। हाँ सर 10 sin 30 लिखेंगे। ए का मैग्नीट्यूड और इधर वाला एंगल लिया तो अपोजिट में साइन कंपोनेंट। और अगर 60 डिग्री ले लूं, तो 60 डिग्री की तरफ ए का कंपोनेंट आएगा 10 cos 60। अब मुझे बताओ 10 sin 60 की वैल्यू हाफ, 10 cos 60 की वैल्यू हाफ, बताओ 5 आया कि नहीं? ये तेरे मतलब प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है भाई? प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? लो, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत है नहीं सर। तो बात तो आपकी एकदम सही है यार। देखो ना किया है, देखो यहां पे किया तो है तुम्हारे सामने, देखो। तो अगर मैं जिधर एंगल है उधर ही कंपोनेंट लूं तो 60 लूंगा तो कॉस और 30 लूंगा तो इधर साइन। बता, मजा आ गया क्या? एकदम मजा आ गया क्या? एकदम समझ आ गया। तो भाई अगर अल्फा लेके इधर कंपोनेंट लूं तो कॉस अल्फा आएगा सर, बीटा लेके इधर लूं तो कॉस बीटा आएगा सर। अल्फा एंगल बन रहा है, इधर से बीटा एंगल बन रहा है। अब ध्यान से सुनना सर, इस तरीके से अगर आप यहां से कॉस अल्फा डिफाइन करो तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा क्या होगा सर? कॉस अल्फा होगा एक्स बटा ए। और यहां से अगर मैं कॉस बीटा डिफाइन करूं, यहीं से देखो कॉस बीटा ए वाई बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए, जहां पे अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। जहां पे बीटा क्या है? बोलो बीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड वाई एक्सिस, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस। ये अब बताओ इस पूरे टॉपिक से तुमको क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया? बताओ क्या समझ में आया? यहां पे क्या तुमने जो किया वो समझ के क्या आया? जो भी तुमने किया यहां से तुमको क्या क्लिक किया, क्या फील आया, क्या समझ आया? बताओ।
सर कुछ भी समझ नहीं आया, ये अल्फा एंगल है तो ए कंपोनेंट लेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, तो एक्स कंपोनेंट जो आएगा ए कॉस अल्फा होगा, तो कॉस अल्फा को आपने लिख दिया एक्स बाई ए। सर क्या समझ में आएगा? ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, इसका कुछ यूज अगर फर्दर में, अच्छा मान लो तुम्हें कुछ मिले, तुम कहीं चल रहे हो, अचानक से तुमको गिरा हुआ कुछ कुरकुरे का पैकेट मिलेगा तो क्या करोगे? सर उठाएंगे और खा जाएंगे। तुम चल रहे हो, कहीं तुमको कलम मिलेगा, क्या करोगे? सर उठाएंगे, घर पे ले जाकर उसे लिखेंगे। चल रहे हो, कहीं तुमको एक टोपी मिला, क्या करोगे? सर टोपी पहन लेंगे। तो तुम पढ़ रहे हो, तुमको कुछ मिला, तो तुम सोचो ना भाई किसका मैं क्या यूज कर सकता हूं फर्दर, किस सवाल में मैं क्या यूज कर सकता हूं सर कंपोनेंट लेने में। हे प्रभु, कंपोनेंट लेने में कल तो इतना कर चुका था और उससे तो आज 6 सवाल भी किया, होमवर्क भी किया है, तो आज मैं टाइम पास ही कर रहा हूं। फिर तो खुद का दिमाग थोड़ा लगा कि इसका मैं क्या यूज करूं। सर जी इसको मिटा देता हूं बेटा, ये तो फील के लिए कराया था भाई, कंपोनेंट तो मैंने दिखाया ही है ना, बता क्या यूज कर सकता है भविष्य में इसका। सर इतना हमरे बुद्धि होता तो हम यही करते, काला अक्षर भाई सवाल क्या करे सर जी इसका, बताओ ना क्या करें। तो सुन, अगर तुम्हें ये पता हो ए और अल्फा पता हो, तो क्या ए और अल्फा का यूज करके कंपोनेंट निकालने का सवाल किया था अभी? हाँ सर, देखो ये मुझे फोर्स पता और एंगल पता है तो कंपोनेंट निकाल लिया था। अब इसका उल्टा सोचो कि मुझे ए तो पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता है और एक्स भी पता है, तो क्या ये अल्फा निकल जाएगा? ओ अच्छा, अरे सर जी अब चमका, अरे इतना तो सोच में नहीं किए थे। अगर तुम्हें ए वेक्टर पता हो, हाँ सर पता है ए वेक्टर पता है, और तुम्हें एक्स भी पता हो, हाँ सर पता है एक्स भी पता है, तो एक्स पता और ए पता है तो अल्फा एंगल निकल जाएगा। हाँ कैसे? ए का कंपोनेंट इधर क्या होगा? ए कॉस अल्फा जो कि एक्स है, तो कॉस अल्फा होगा एक्स बाई ए, तो देखो कॉस अल्फा एक्स बाई ए, कॉस बीटा ए वाई बाई ए। ओ अच्छा, अब कल को ये विजुअलाइज करो कि तुम्हारा जो वेक्टर है वो 3D स्पेस में है। अभी तो प्लेन में लिया था मैंने, 3D स्पेस में। 3D स्पेस मतलब हल्का सा XY प्लेन से उठा हुआ है, हल्का सा उठा हुआ है ये वेक्टर। अब भाई प्लेन में हमको तो नहीं दिख रहा सर जी उठा हुआ, अबे है उठा हुआ है, वो दिख इसलिए नहीं रहा, तू भी तो एकदम मंद बुद्धि चमन है, कोई तुमको देख के बता सकता है क्या? नहीं सर, देख के तो हमको कहता है भुकवा है, एकदम सीधा शरीफ है, लेकिन अंदर से तो इतना बदमाश है, देख के तो कोई नहीं बता सकता। तो यहां पे ये प्लेन में इसलिए पता नहीं चल रहा, ऐसे है ये बाहर, यहां से ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल बन रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से ये एंगल बन रहा है गामा। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, फिर से वही तरीका है कि इसका कंपोनेंट हम जेड की तरफ लेंगे तो क्या आएगा, तो सीधा लिखो ना, कॉस गामा बराबर ए वाई बाई ए, जहां पे गामा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस। वो तो बोर्ड एक्स वाई प्लेन में इसलिए दिख नहीं रहा हो, लेकिन है थोड़ा टेढ़ा। अभी भी वो एक्स अल्फा एंगल बना रहा, तो ए का कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, बीटा बना रहा तो बी ए कॉस बीटा, गामा बना रहा तो ए कॉस गामा होगा, ये इधर चला जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या इसको हमने बहुत अच्छे समझा? हाँ, क्या इसको याद रखना भी आसान है? सर कैसे? देखो ना क्या है, जिस एक्सिस से हम एंगल निकाल रहे हैं उसी एक्सिस वाला कंपोनेंट बटा ए, क्योंकि जिस एक्सिस से हम एंगल निकाल रहे हैं उधर वाला कंपोनेंट कॉस होता है, तो कॉस अल्फा बराबर उसी का कंपोनेंट बटा ए, कॉस बीटा बराबर, बीटा मतलब वाई एक्सिस से एंगल निकाल रहे हैं तो वाई का कंपोनेंट बटा ए, कॉस गामा बराबर ए वाई का कंपोनेंट बटा ए। ओ, इसको तो याद रखना भी आसान है गुरुजी, ए जेड है, ये मैं वाई नहीं मानना, इसको जेड है, मैंने जेड लिखा था। ये बुढ़वा बहुत बदमाशी कर रहा है, आला मैकवा भी बदमाशी कर रहा है, बुढ़वा भी बदमाशी कर रहा है, ये हमारा पीछे पड़ गया है। हम लिखते हैं जेड, ये दिखा देता है वाई। हाँ, तो बताओ क्या इसको विजुअलाइज करना इजी था, समझ में आ गया? क्या इसको याद रखना भी थोड़ा इजी है? सर कैसे? जिधर से एंगल निकाल रहे हो वही कंपोनेंट बटा मेन मैग्नीट्यूड का वेक्टर, कॉस बीटा ए वाई बाई ए, कॉस गामा ए जेड बाई ए। देखो, और अगर तुम इसको 3 इक्वेशन ले लेते हो, ठीक है सर 3 ले लेते हैं, पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस तीसरे का होल स्क्वायर करके जोड़ दो। पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, मतलब तीनों का स्क्वायर करके जोड़ रहा हूं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर बाई ए प्लस ए वाई का स्क्वायर बाई ए प्लस ए जेड का स्क्वायर बाई ए। क्या आपने लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर किया, ऐड किया, राइट हैंड साइड को भी स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका सर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे ए शब्द बेस आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा? हाँ सर ए आ जाएगा, ऊपर में होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ध्यान से सोचो कि इसको तुमने कहीं देखा है? इस पूरे
एक एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड का कंपोनेंट का स्क्वायर कहीं देखा है? सर नहीं। अबे देखा है भुकवा। वी नो कि ए का वैल्यू बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब तुमको देखो बोर्ड ने फिर बदमाशी कर दिया। सर क्या? सर देखो आपने दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड किया है, तो इसको स्क्वायर करके ऐड किया, इसको भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो ऊपर भी स्क्वायर होगा, निचवा भी तो स्क्वायर होगा। टर्म तो ये पूरा स्क्वायर हुआ ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ फिर बदमाशी करते देखो। तो वी नो दैट ए बराबर इतना है। इस रूट को उठा के इधर देखो, यही तो है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। इस रूट को उधर ले जाओ। जैसे ही इस रूट को आप उधर ले जाएंगे, इस रूट को इधर ले जाएंगे, तो क्या ये इधर स्क्वायर हो जाएगा? हाँ, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो देखो ए स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, वाई ए स्क्वायर का, ए जेड का स्क्वायर, तो ये एज इट इज आएगा, तो कट के क्या आ गया? 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बोर्ड चेंज करना पड़ेगा यार, ये अच्छे से प्रिंट नहीं कर रहा है। बताओ बताओ, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस एंगल बना रहा 30, वाई से बना रहा 60, तो जेड से कितना बनाएगा? फटाक से इसको यूज कर सकते हो डायरेक्ट। अगर तुम्हें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, अगर तुम्हें वेक्टर का एंगल भी नहीं पता, कंपोनेंट भी नहीं पता, तो भी अगर आप जेड एक्सिस एंगल निकाल सकते हो, अगर एक्स से और वाई से एंगल बताओ कैसे? एक्स से 30 डिग्री, वाई से 60 डिग्री, तो लिखोगे कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अरे हाँ यार, तो सही है। सॉरी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि अगर आप एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहे हो, वाई एक्सिस से बीटा बना रहे हो, तो जेड एक्सिस से क्या हो जाएगा? तो जेड एक्सिस एंगल हो जाएगा गामा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिखो इसको। चलो, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसी को कहते हैं भाई डायरेक्शन कोसाइन। यहां पे मैंने तुम्हें सिर्फ एक्स वाई में समझाया था, फिर मैंने जेड में समझाया, फिर उसके तरीके से ये निकाला। अब इस पे सवाल करते हैं। चलिए लिखिए इसको रिपीट कर देना है। ठीक है, इसको रिपीट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कौन से स्टेप में रिपीटेशन चाहिए आप बता दीजिए, हम रिपीट कर देते हैं। कौन से स्टेप में चाहिए रिपीटेशन बताइए। इसको लिखिए फटाफट। कम है सर वॉइस अभी भी, तो कोई बात नहीं, अपना डिवाइस का बढ़ा ले। सर होमवर्क का बता दीजिए, वो तो सॉल्व करा दिया। एक कैसे है वापस समझाओ, लास्ट वाला रिपीट सर जी। सर मैं लेट हो गया। ये सेम चीज हम साइन के साथ भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, सबके साथ करेंगे। बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, इसको पुट कर दो उसमें। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यही तो किया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू रखूं तो ये ए स्क्वायर एज इट इज यही आएगा, ये टर्म और ये टर्म कट के 1 आ जाएगा। लिख लिया क्या? जल्दी बताओ, लिख लिया क्या? चलो यहां समझो। इफ अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस, लिखो फटाफट इसको, एंड गामा विथ जेड एक्सिस, then find sin square अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू क्या होगी? आओ इसकी वैल्यू क्या होगी? इफ अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। क्या होगी वैल्यू? सर ये तो हमने निकाला ही नहीं। तो देखो बेटा, ऐसा है कि तुम इसके आसपास जाने की कोशिश करो। क्या अभी तुमने अगर एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा, तो ये रिलेशन जानते हो? हाँ ये तो जानते हैं सर जी। तो क्या मैं फटाक से ये तो लिख ही सकता हूं ना कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये तो लिख सकते हो। हाँ, अब एक कंसेप्ट बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा अल्फा ही ले लो, चलो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है क्या? हाँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? सर कॉस स्क्वायर अल्फा, इस साइन को उधर ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। सिंपल सा रिलेशन है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे क्या है सर? कॉस स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं आप
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉस स्क्वायर अल्फा को आपने रिपीट कर दिया उसको यूज करके। अब ये 1 1 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा तेरा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 को इधर लाओ, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ। 3 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये तुम्हारा टर्म प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 आया है। अब एक बात बताओ, क्या करोगे इसको प्रूफ करके? क्या करोगे इसको प्रूफ करके? क्या मिला इससे? ये तो मैथमेटिकल टर्म है, हमने प्रूफ कर लिया। इसमें हमारा फायदा क्या हुआ? सीखने को क्या मिला? सीखने को क्या मिला? एज अ फिजिक्स स्टूडेंट हमको सीखने को क्या मिला? क्वेश्चन का अप्रोच हमें क्या पता चला? देखो, कोई भी सवाल में जो चीज पूछा जाता है उसको हम कैसे निकाले जो हमें पता है। तो अभी अभी इसी कंसेप्ट पर कि अल्फा बीटा एंड गामा एक्स वाई जेड से एंगल है, अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड से एंगल है, हाँ, और उसके बीच में मुझे कॉस का रिलेशन पता है। अब अगर हमें कॉस का रिलेशन पता है तो हम उसको साइन से कैसे कन्वर्ट करें? कॉस का रिलेशन पता है तो उसको साइन में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को ये लिखा और फटाक से सॉल्व कर लिया। तो इसमें हमें यह सीखने को मिला कि अगर हमें कॉस का रिलेशन पता है तो उससे साइन का कैसे निकालेंगे? कॉस है तो हम साइन निकाल सकते हैं। तो इसलिए यह कराया है, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है, इसमें अप्रोच है बस कि हमको अगर ये पता है, हम ये जानते हैं तो हम इसमें साइन कैसे घुसाए, बस कॉस के अंदर साइन कैसे घुसाए, और क्या करो, कॉस के अंदर साइन कैसे घुसाए, यही सीखा हमने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक बच्चा कहता है सर ठीक है वो सब तो सब सही है, सब सही है, ठीक है सर, आपने जो पढ़ाया दिखाया सब सही है, लेकिन हमको एक डाउट है। फिर क्या डाउट है बता? कहता है कि सर देखो, जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर अभी अभी आप समझा रहे थे, आपने बोला ये एक्स एक्सिस है, मैंने माना, आपने बोला ये वाई एक्सिस है, मैंने माना, आपने बोला कि कोई वेक्टर हम ए ले लिया हुआ, हमने माना, ए वेक्टर ले लिया, हमने माना, ए वेक्टर ले लिया, हमने माना, ठीक है। अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है, उसका अल्फा एंगल बन रहा है, इधर एक्स कंपोनेंट है एक्स, सर ये भी माना, और वाई में कंपोनेंट कुछ जाएगा ए वाई। अरे भाई इसको तोड़ोगे तो कुछ एक्स ए वाई आएगा ना, फिर उसकी वैल्यू हम निकालेंगे कॉस और साइन के टर्म्स में, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा एक्स की तरफ उसको एक्स कहेंगे। ए वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़े हैं, एक्स और ए वाई, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में एक्स और ए वाई, ये निकाल लिया। हाँ सर। अब देखो सर, ये आपका बेस है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका ए वाई है। हाँ सर ये भी ठीक है। ये आपका क्या है? बेस है एक्स, ये आपका क्या वाई है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। सर यहां से इस ट्रायंगल से ही अगर मैं कॉस अल्फा लिखने की कोशिश करूं तो सर कॉस अल्फा इस ट्रायंगल में होगा कॉस अल्फा बेस एक्स बटा हाइपोटेन्यूज ए। सर ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, आप इतना कंपोनेंट में झुमा के हमको क्या समझाना चाह रहे थे? भाई कलुआ के कंसेप्ट में दम है रे। मैंने समझाया इधर अल्फा है तो अल्फा की तरफ कॉस लेंगे कंपोनेंट, इधर बीटा है, बीटा की तरफ हम बीटा एंगल बन रहा है तो बीटा की तरफ कॉस बीटा आएगा कंपोनेंट। वो कह रहे चल गुरुजी एक बात बताओ, कंपोनेंट लेने से पहले हमने एंगल ही तो लिया था कॉस अल्फा। क्या बुरुबक गोल गोल घुमा रहे हो सर जी? कलुआ बात पकड़ लिया, कल से एकदम फोकस से देख रहा है, तुम नहीं देख पाए। वो कह रहा है कि एक बात बताओ, कंपोनेंट निकालना आपने सिखाया कैसे था? वो कह रहा है कंपोनेंट निकालना गुरुजी आपने सिखाया कैसे था? मैंने बोला कि देख भाई ये वेक्टर है तो जो मेन वेक्टर होता है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये तुम्हारा पहला वेक्टर है, ये तुम्हारा वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है, मेन वेक्टर ए है, ए का एक्स कंपोनेंट ये और ए का वाई कंपोनेंट ये। तो कलुआ कहता है देखो गुरुजी आप सीधा यहां पे कॉस अल्फा लिखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री तो है ना भाई, एक्स कंपोनेंट एक्स की तरफ होगा, वाई कंपोनेंट वाई की तरफ होगा, तो एक्स और वाई में तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। अगर एक्स वाई में 90 डिग्री एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसका ये बेस है, ये सामने एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस अल्फा गुरुजी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, खत्म। ओए शू करके क्या कर रहे थे? बात में दम है, बोलो तुम्हें चमका कि नहीं चमका? सर बात तो कलवा ठीक कह रहा है। अब आ गया उसको थोड़ा सा, अब बताओ कितने लोगों ने ये सोच लिया था? तो बेटा मैं तुम्हें कंपोनेंट लेना जब सिखाया था तो इसी से तो सिखाया था। हाँ सर इसी से सिखाए थे। अब मैं कंपोनेंट लेने में तुम पूरा माहिर हो गए, फिर मैं उल्टा तुम्हें ये बताया, ठीक है? कितने लोगों ने ये सीख लिया था? अब बताओ अगर तूने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है तो ये है तुम्हारा बेस,
ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, ये एंगल मान ले अल्फा बन रहा है। लोगों को लग रहा हो डाउट अल्फा कहां से है, अल्फा यहां पे दिया हुआ है, वो तुमको नहीं सोचना है। नहीं दिया हुआ है तो एक्स दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अल्फा मान लिया, अल्फा कैलकुलेट कर लोगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अल्फा है तो यहां से हम कॉस अल्फा क्या लिख सकते हैं सर, कॉस अल्फा लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स बाई ए। साइन अल्फा क्या लिख सकते हो सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यही से मैंने कंपोनेंट लेना सिखाया था। कितने लोगों ने ये सोच लिया था पहले ही कि सर ये तो आसान है, ठीक है। अब कलवा की हिम्मत बढ़ गई कि अब मैं तो सीख रहा हूं यार, अब कलवा की हिम्मत बढ़ गई, मैं तो सीख रहा हूं यार, ए भोकवा मैं तो सीख रहा हूं यार। अब वो और दिमाग लगाए, सर एक बात बताई गुरुजी, अगर हम यहाँ पे tan अल्फा लिख लें डायरेक्ट तो लिख ले भाई, tan अल्फा लिख ले तू। सर जी गुरुजी अगर मैं इसको tan अल्फा लिखता हूं, tan अल्फा, तो tan अल्फा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बटा बेस, तो इसको तो मैं सीधा ए वाई बाई एक्स से भी लिख सकता हूं। हाँ, ए वाई बाई एक्स से भी लिख सकता हूं। तो सर अगर मैं इससे भी एंगल निकाल सकता हूं, इससे भी निकाल सकता हूं, एकदम सही बोल रहा है तू। तो मैं कॉस वाला क्यों यूज करूंगा, हमें वेक्टर पता है, तो tan अल्फा होगा वाईथ कंपोनेंट बता एक्स कंपोनेंट, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वहां पे सीधा सीधा। तो अब वो कह रहा है कि सर एक मिनट और सुनिए, ये tan अल्फा आपने लिख लिया, अब मैं sin अल्फा भी तो लिख सकता हूं सर, क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस ए, जहां पे इस तीनों ही केस में अल्फा किससे एंगल बना रहा है, अल्फा किससे एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से। अब कंफ्यूज नहीं होना कि हम किससे निकालेंगे, तुम्हें कॉस से आसानी पड़ रही है तो कॉस से निकाल, अगर तुम्हें tan से आसानी पड़ रही है, ए वाई एक्स पता है तो इससे निकाल, मेन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो बेटा कि ये ए वेक्टर है, अगर मैंने मॉड लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं सर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और मान लो मुझे एक्स लिखा, तो एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स वेक्टर, अलोंग एक्स एक्सिस। और मैंने ए वाई लिख दिया, ए वाई का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस, ये है सर। अब कोई वेक्टर मैंने लिखा ए बराबर मैंने लिखा 4i कैप प्लस 3j कैप। अब बताओ ये वेक्टर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है सर, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, आसानी से देख सकते हैं सर। एक्स एक्सिस से मान लो ये वेक्टर हमने प्लॉट किया ए, इसका हमें यही तो एक्स कंपोनेंट ही तो पता है, ये x4, यही तो पता है x4, और ए वाई कितना हो जाएगा सर, ए वाई हो जाएगा 3। ये एंगल अगर एक्स एक्सिस अल्फा बना रहा है तो हम सीधा tan अल्फा बोल सकते हैं। देखो ये tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां देखो ना tan अल्फा, ये परपेंडिकुलर 3 और बेस देखो 4, tan अल्फा 3/4 है तो अल्फा 37 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, खत्म 37 डिग्री। अब 53 आ रहा है, उसको मैं क्या ही बोलूंगा अब आगे, इसको अभी tan 53 tan 37 की वैल्यू नहीं पता, बोला था tan छोटे एंगल पे कम होता है, बड़े एंगल पे ज्यादा होता है, तो tan 37 पे देखो 3/4 कम, tan 53 पे 4/3 आ जाएगा। अच्छा सर ये ए वेक्टर है, अगर मैं इससे निकालना चाहूं तो कॉस अल्फा से कैसे निकालते हैं, तो कॉस अल्फा से मिलता है एक्स का कंपोनेंट बटा मेन ए वेक्टर। एक्स बोलो क्या है सर, एक्स तो यहां पे दिया हुआ, एक्स तो 4 है सर जी, और ए वेक्टर कितना है सर, ए वेक्टर तो निकालना पड़ेगा, ये एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का कंपोनेंट, एक्स में कंपोनेंट वाई में कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलेगा, √4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो कॉस अल्फा अगर 4/5 है तो अल्फा 37 डिग्री है। देखो तो कॉस अल्फा से यूज करके निकाला और tan अल्फा से भी यूज करके निकाला। अब तू किससे यूज करके निकालेगा बता सर, डिपेंड करता है कि हमें क्या आसानी से जल्दी मिल रहा है, उसको यूज करके हम तुरंत निकाल लेंगे। सेम ही आएगा सर, हाँ से बिल्कुल सेम आएगा, एक्स की जगह पर साइन नहीं ले सकते बेटा, साइन लेंगे तो वाई कंपोनेंट आएगा उसमें, साइन में परपेंडिकुलर आता है, साइन में परपेंडिकुलर आता है, क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है। देखो बताओ समझ में आया ये, तो हम कैसे एंगल निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, हम एंगल कैसे निकालेंगे वो कैसे पता चलेगा, हम एंगल निकालेंगे वो इस तरीके से पता चलेगा सर जी, वो इस तरीके से पता चलेगा सर जी कि हमें पता क्या है, ये वेक्टर हमको दिया हुआ था तो हमने ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखो निकाला, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने निकाल लिया था, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने निकाल लिया था, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमने निकाल लिया। अब हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी है, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी है। समझ में आया, समझ में आया, लिखिए इसको। तो तुम्हें समझ में आया कि हम रटने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको फील करना पड़ेगा कि जब हम वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनता है। तो हम tan अल्फा से भी खेल सकते हैं, साइन अल्फा से भी खेल सकते हैं, कॉस अल्फा से भी खेल सकते हैं। कॉस अल्फा में जिधर से एंगल ले रहे हैं उधर का कंपोनेंट बटा मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, tan अल्फा में परपेंडिकुलर कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो तो हम यहां पे कंसेप्ट से खेलेंगे, रट के नहीं खेलेंगे। चलिए लिखिए इसको ध्यान से, लिखिए। समझ में आया आपको, समझ में आया?
अब रफ पेज निकाल लीजिए, 2-4 सवाल हमको फटाफट करना है और सवाल तुमको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा, देख के तुम कर पाओगे। एक कह रहा नींद आ रहा है, नींद आने के वजह से ही तो तेरा ड्रॉप ईयर लगा है, और सो ले 3-4 साल बाद उठना, और नहीं तो हार्पिक पी ले जाके, नींद खुल जाएगा। तेरे जैसों के लिए वही बनाया गया है। हार्पिक किस लिए बनाया? तेरा नींद खोलने के लिए। ये ट्रिगोनो में कराया था, तो वही सेम चीज है ये, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे सेम ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है वही ये आया है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भोकवा आप समझ में आया इसको? करो तो हमने ट्रिगोनोमेट्री में क्या था सर जी? अरे वही तो बता रहा हूं यार वही तो बता रहा हूं। बताओ, फील के साथ समझ में आ गया? अच्छा, फील के साथ समझ में आ गया। अब सवाल करो, क्या है? एक वेक्टर है, ए वेक्टर हमको दिया हुआ है 5i प्लस 5√3j। ये दिया हुआ है क्या? हाँ सर, 5i प्लस 5√3j। क्या दिया हुआ है? 5i प्लस 5√3j। देन फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलो एक काम करो, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तुमको सिखाया था। ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा √अंडर एक्स कंपोनेंट 5 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर बोल भाई सर 25, प्लस ये 5 का होल स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ गया तेरा 25 प्लस 25 तिहाई 75 √100, मतलब ये आ गया 10। ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, और तुम्हें बताया है कि जिधर से एंगल निकालना हो फटाक से आप लिखोगे उधर से कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बोलो सर, कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स एक्सिस से एंगल निकालना, तो एक्स का कंपोनेंट देखो 5, भाई एक्स का कंपोनेंट है ये 5 और वाई में कंपोनेंट 5√3, 5/10, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर कॉस अल्फा 1/2 है तो कितने डिग्री पर कॉस अल्फा 1/2 होता है? सर अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। खत्म खत्म खत्म। अच्छा सर वैसे निकालते तो tan अल्फा से, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5√3 और बेस 5, 5 से 5 कट गया, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई √3। tan अल्फा √3 कब आता है बताना जरा? सब अल्फा 60 डिग्री हो, 60 डिग्री पर tan की वैल्यू √3 होती है। खत्म। अब बता तुमको एकदम आसान लगा कि नहीं? सर ऐसे तुम वेक्टर को पकड़ के रगड़ देंगे, एकदम रगड़ दे। किसने मना किया? रगड़ दे सर। इसको तो आपने 1 सेकेंड में 2 मेथड से कर दिया, 10 सेकेंड लगे चल, 2 मेथड से कर दिया। अब इसमें आधे भोकवा बच्चे समझेंगे सर ये भी करना, ये भी करना। नहीं, ये मेथड 1 है, हमने सिर्फ कॉस अल्फा से 60 निकाल लिया, और ये मेथड 2 है, 2 मेथड से कर दिया 10 सेकंड के अंदर ही। ये फील लिया था इसीलिए मैं पता है कि जो ए वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, तो ऐसे ए वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट ए एक्स, ये कंपोनेंट ए वाई और ये वैल्यू ए, यहां से अल्फा है तो कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ओ भाई डाउट है इसमें? क्या डाउट आ गया भाई? इसमें क्या डाउट आ गया? चल अगला सवाल कर, ये कर, इसमें डाउट देख रहा हूं, ये कर सवाल, पोल दूंगा अभी मैं तुम्हें, पोल दूंगा मैं अभी तुम्हें। सर इसमें 1/2 कैसे आया? किसमें भाई? 5/10 है, तो 5 से 10 को काटोगे तो 2 आएगा। 1/2 कैसे आया? जितने में लिखिए उतने में 5 से 10 को काट लेती प्रभु। लास्ट वाला समझ नहीं आया। हाँ 10 कहां से आया है? 10 कहां से आया? तो 10 ही आया, मतलब कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या? ये 100 का मैग्नीट्यूड निकाले 10 आया, वो तो हमने पहले भी निकाला था। पता नहीं कुछ समस्या आ रही होगी। चलो अब कोई अगर ये डाउट पूछे कि सर 5/10 तो ठीक था, 1/2 कैसे हुआ ये? तो 5 दूनी 10, 5 से 10 को काटेंगे नीचे 2 आएगा, नीचे 2 इसलिए 1/2। भैया जूस की जरूरत पड़ गई हमको, इसको करो फटाफट, इसको करो फटाफट। ऐसे नहीं झेला जाएगा भाई, इसके लिए चाहिए हेवी डोज। तुमको लगता है कि तुमको ऐसे झेला जा सकता है? भाई इसके लिए चाहिए हेवी डोज। इधर आजा, कम ऑन, इसके लिए चाहिए हेवी डोज। देख ये तेरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले ले, ए मैग्नीट्यूड मान ले कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ले ले, तो √अंडर एक्स कंपोनेंट कितना 1, वाई कंपोनेंट कितना 1 और ये कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर 1 और √2 का होल स्क्वायर 2, 1 + 1 + 2, 2 3 4 √4 मतलब 2 आ गया। अब तू एक्स एक्सिस एंगल कॉस अल्फा क्या बोलेगा? एक्स कंपोनेंट बताओ,
ये है सिर्फ आई कैप मतलब 1/2, तो अल्फा हो गया तेरा 60 डिग्री। चल दूसरा बता सर, वो भी 1 है तो बीटा भी हो गया तेरा 60, तो साफ दिख रहा है। और गामा लिखेगा √2/2 कॉस गामा। कॉस गामा लिखेगा जेड कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट कितना √2, तो √2/a का मैग्नीट्यूड 2, √2 से 2 काटोगे नीचे √2 आ जाएगा, तो 1/√2 मतलब गामा 45 डिग्री। गामा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आंसर यहां से फटाक से तुम्हारा आएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 60 60 एंड 45, 60 60 एंड 45, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 60 60 एंड 45। अब यहां पे सर जी हमसे तो ग्लिच हो गया, हम tan अल्फा डायरेक्टली यूज किए थे सर, वहां से तो 45 भी आना चाहिए था। बताऊंगा, थोड़ा रुक जा, सब्र करेगा तो मजा आएगा। सी आंसर आएगा इसका। 65% लोगों ने सी किया है। तुमसे गलती कहां हुई 13% लोगों को अभी मैं समझाऊंगा, इसी का इंतजार कर रहा था मैं, एक छोटी सी गलती तुमसे कराऊं, तुमने किया नहीं है, मैंने करा है, डिमोटिवेट मत होना, समझाऊंगा अभी। ये आंसर आया 60 60 45। हाँ सर आया, कॉस से यूज किया तब तो आया। हाँ सर कॉस से यूज किया तब तो आया। लेकिन सर tan से यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है, tan से यूज कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। यहां पे हम सीधा ऐसे लिखे कि ये x कंपोनेंट है, ये y है और ये z है, तो सीधा यहां से अगर मैं लिखूं कि tan अल्फा होता है ay/x, क्या होता है ay/x, तो ay/x जब हम लेंगे, ay/x जब लेंगे तो ay तो 1 है सर जी, और x भी 1 है सर जी, तो tan अल्फा तो हमारा आ गया सर 1, तो अल्फा तो 45 डिग्री आना चाहिए। फिर यहां से क्यों नहीं आया, हाँ ये तो ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से तो सही आया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से तो एकदम सही है। देखो देखो ये निकाला, कॉस गामा क्या होगा az/a, az बोलो, az आपका आ जाएगा az है √2/2, तो कॉस गामा ये आ गया। और ये तुम्हें बेसिक मैथ में सिखाया, √2 से 2 को कट करोगे तो √2 आएगा, तो कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√2, तो गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये सही है। अब ये क्यों नहीं लगा बताओ सर, ये तो फटाक से आ जाना चाहिए, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ay/ax, सर ये ऐसे क्यों नहीं लगा, यहां से अल्फा क्यों, ये रॉन्ग क्यों हो गया। अब इसको समझाने के लिए मुझे चाहिए करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत, लेकिन मेहनत करके जैसे मैं तुम्हें समझा दिया ना भाई साहब, आज तुमको वेक्टर अपने आंखों के सामने नंगा खड़ा मिलेगा। देखो अभी देखो समझाता हूं, चिंता मत करना, समझाता हूं। सबसे पहले देखो, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस और ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, ठीक है भाई सर, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस हो गया। अब ये फिक्स एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। अब जब मैं कोई वेक्टर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लेता हूं, अगर मैं कोई वेक्टर सिर्फ एक्स वाई प्लेन में लेता हूं, सुनना, इसको समझना, विजुअलाइज करना जरूरी है। यहां से तू समझ गया ना, आगे कभी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। यहां से तू समझ गया ना, आगे कभी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। यहां अगर तू फील कर लिया ना इस बात को, तो आगे सवाल में भाई साहब तू गर्दा उड़ा देगा। देख ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। अगर मान ले कोई वेक्टर ये है तेरा एक्स वाई प्लेन में, अगर मान ले कोई वेक्टर ये है तेरा एक्स वाई प्लेन में, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा। देख देख, अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इस एंड से लेकर के इस एंड तक ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये होगा। सर ठीक है, जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता है तो। लेकिन अगर वेक्टर तेरा इधर है, सर थोड़ा बाहर निकला हुआ है क्या, देख मैं तुमको ऐसे घुमा के दिखा देता हूं। ये देख, तेरी तरफ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर जेड जा रहा है, क्या वेक्टर बाहर है। हाँ, अब अगर तू एक्स एक्सिस एंगल लेगा तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये आएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो ये आएगा, ये इधर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स में नहीं चिपका बेटा। ये तेरा एक वेक्टर, देखो ये तेरा वेक्टर है, बताओ ये एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं, जल्दी बताओ प्लीज बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं। देखो ना, मैं 3D विजुअलाइजेशन के साथ बताता हूं। देखो ये वेक्टर किधर एक्स वाई प्लेन में, ये वेक्टर किधर एक्स वाई प्लेन में, देखो वेक्टर किधर एक्स वाई प्लेन में, पूरा देखो किधर है सर, पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन में। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स में चिपका और वर्टिकल देखो ये आएगा तेरा वर्टिकल वाई में। लेकिन 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 अब वेक्टर को मैं एक्स वाई प्लेन से थोड़ा बाहर निकालता हूं, अब वेक्टर को मैं एक्स वाई प्लेन से थोड़ा बाहर निकालता हूं। देखो ये एक्स वाई प्लेन में था, हाँ सर, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो क्या ये एक्स वाई प्लेन में है, नहीं सर, ये तिरछा हो गया, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है। अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर जाएगा, एक्स एक्सिस पे कि एक्स एक्सिस से भी किसी अल्फा एंगल पे चला गया। सर एक्स एक्सिस से बाहर चला गया सर जी। हाँ वर्टिकल तो ये होगा वाई के पैरेलल, लेकिन एक्स कंपोनेंट एक्स के पैरेलल नहीं आ रहा है। तो वही बात आपको यहां समझना है, वही बात समझना है, वही बात समझना है यहां पर कि अगर कोई वेक्टर, इधर आओ, अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो इस एक्स वाई प्लेन में, इस एक्स वाई प्लेन में
आप कॉस अल्फा लिखोगे बेस अपन हाइपोटेन्यूस आएगा, tan अल्फा लिखोगे परपेंडिकुलर y एक्सिस पर चिपका है और ये एक्सिस पर चिपका है, tan अल्फा ये आ जाएगा। लेकिन अगर तुम 3D वेक्टर लो, 3D में लोगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 3D में ये तुम्हारा कहीं z एक्सिस जा रहा है। अब 3D में तूने ये वेक्टर लिया, अब हाल ये वेक्टर लोगे तो इसका x कंपोनेंट इधर आएगा, y इधर आएगा। अब 3D में तूने ये लिया, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये वेक्टर लिया, चल ये वेक्टर लिया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो y के लॉन्ग आएगा, हॉरिजॉन्टल तो इधर जाएगा ना, देखो इसका हॉरिजॉन्टल तो इस लाइन पे जाएगा, ये x कंपोनेंट होगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर तुम वेक्टर इधर ले रहे हो, ये x पर ही चिपकाओगे, अल्फा एंगल यहां से बना रहा है अल्फा, तो इस अल्फा की तरफ तुम्हारा x आएगा, यहां से बना रहा है बीटा, ये पूरा बीटा, ये कॉस बीटा आएगा, और ये अल्फा गामा यहां से बना रहा है तो कॉस गामा आएगा। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने को मिली, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने को मिली, ध्यान से सुनना कि ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड फॉर एनी वेक्टर, एनी 2D और 3D वेक्टर, 2D एंड 3D वेक्टर सबके लिए कॉस वाला फॉर्मूला सही है। लेकिन tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ये बेस तभी होगा जब xy प्लेन में बनेगा, ये ओनली फॉर 2D वेक्टर, ओनली फॉर 2D वेक्टर, ये सिर्फ 2D वेक्टर के लिए सही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस सिर्फ 2D वेक्टर के लिए सही है कि इसमें दो ही कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन परपेंडिकुलर बेस और सॉरी 3D में ये भी सही रहेगा, हाँ ये सही रहेगा 3D में। क्यों सही रहेगा, देखो आ गया, हाँ यहाँ है, इधर कहां भाग रहा है, इधर कहां भाग रहा है, देख ये वेक्टर है, एक्स वाई एक्सिस है, हाँ सर जी जेड एक्सिस भी बनाऊं, ये तेरा जेड एक्सिस है, चल ये तेरा जेड एक्सिस है, देख ये तेरा जेड एक्सिस है, चल अब देख ये एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, हाँ अब यहां पे ये देख वेक्टर क्या है, ये तेरा एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, देख ये तेरा एक्स एक्सिस देख इधर जा रहा है, वाई एक्सिस देख इधर जा रहा है, जेड एक्सिस देख इधर जा रहा है। अब ये वेक्टर कहीं 3D स्पेस में, इस स्पेस में अगर मैं कह रहा हूं कि इधर से अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो ये तेरा हो जाएगा कॉस अल्फा कंपोनेंट, ये बीटा बना रहा है कॉस बीटा, और ये गामा बना रहा है कॉस गामा, सिंपल। तो मेन वेक्टर बटा कॉस अल्फा, देखो यहां से इधर रहेगा तो ऐसे एंगल बनेगा, इधर रहेगा तो ये कॉस अल्फा बनेगा। तो अगर 3D स्पेस में है, 3D स्पेस में है तो कॉस अल्फा विल वैलिड, कॉस अल्फा विल वैलिड, एकदम झमाझम आंसर आएगा। 2D स्पेस में है तो भी कॉस अल्फा वैलिड, लेकिन ये वाला सिर्फ 2D में वैलिड होगा, ये वाला सिर्फ 2D में वैलिड होगा, क्योंकि अगर 3D में है तो ये परपेंडिकुलर तो y में रहेगा, ये एक्स एक्सिस में नहीं रहेगा, एक्स एक्सिस थोड़ा इधर फैल जाएगा, एक्स एक्सिस इधर थोड़ा फैल जाएगा। तो 2D में ये चमक देखो, अब देखो ना मैंने तुम्हें कॉस अल्फा से निकाला, tan अल्फा से निकाला, दोनों से सेम एंगल आया। देखो ना सॉल्यूशन मैंने tan अल्फा से किया, अल्फा आया 37 डिग्री, यहां पे मैंने सॉल्यूशन तुम्हें कॉस अल्फा से किया, अल्फा आया 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर 2D था। सर सही समझ में आया? अब मैंने यही सवाल दो मेथड से क्यों जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि मुझे ये सिखाना था कि अगर ये वेक्टर x और y एक्सिस में है तो x एक्सिस से एंगल जो बनेगा कॉस अल्फा से निकालो, tan अल्फा से निकालो, सेम आया 60-60। यहां पे अगर तुरंत से मैं tan अल्फा से निकालू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये I और J में वेक्टर नहीं है, K में भी निकला हुआ है, तो वेक्टर इस XY प्लेन से थोड़ा बाहर इधर निकला हुआ है। सुनना मैं पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पता नहीं यार, लेकिन समझा अगर पाया तो मुझे मजा आ जाएगा। ये मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, देख ये तेरा y एक्सिस है, ये तेरा x एक्सिस है, और इधर तेरा z एक्सिस है बाहर, ये तेरा z एक्सिस है, मान ले ये तेरा z एक्सिस, ऐसा है कुछ, देख ले ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब वेक्टर अगर इधर है तो इसका x कंपोनेंट x पे लेटेगा, y कंपोनेंट यहां आएगा, लेकिन अगर वेक्टर टेढ़ा है तो इसका x कंपोनेंट इधर लेटेगा, देख ऐसे लेटेगा, ऐसे। अब देख कैसे सीधा कर इसको, चल ऐसे पकड़ लेता हूं, ऐसे तो वैसे ही पकड़ लूंगा मैं, ऐसे देख ये तेरा x एक्सिस है और ये तेरा y एक्सिस है। यहां पे मैंने एक वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया, हाँ सर इसका x कंपोनेंट बोल सर इस पे चिपकेगा, y कंपोनेंट इस पे चिपकेगा, तो 2D में चल जाएगा। अगर मैं वेक्टर ऐसे बनाता हूं तो इसका y कंपोनेंट तो इस पे चिपकेगा, लेकिन x वाला तो यहां चिपक गया, जो ना कि x का है ना y का, देखो यहां चिपका, देखो ऐसे ऐसे वेक्टर है। तो 3D वेक्टर में, अच्छा सर 3D में फिर क्यों सही हो रहा है, क्योंकि 3D में तो मैं x एक्सिस से अल्फा ले रहा हूं, तो x एक्सिस पे तो वही जाके अल्फा कॉस अल्फा चिपकेगा, y से बीटा ले रहा हूं तो y में कॉस बीटा चिपकेगा, z में गामा ले रहा हूं तो y z एक्सिस में कॉस गामा जाके चिपकेगा। उसको तो दूसरे वाले से मतलब ही नहीं है। नहीं समझा तू, नहीं समझा तू, ये देख ये तेरा मान ले टेढ़ा कर दिया मैंने, गया काम से। ये मान ले तेरा ऐसे समझ, ये मान ले तेरा x एक्सिस है, ठीक है, ये दिख रहा तेरा x एक्सिस, देख ये तेरा x एक्सिस है, ये तेरा y एक्सिस है, और ये तेरा z एक्सिस है। अब देख तू ये तेरा z एक्सिस है, देख या एक्स वाई जेड समझ में आ रहा है। अब मैंने ये वेक्टर लिया, तो इसका x कंपोनेंट इस पे चिपका,
वाई एक्स के चिपका। अब मैंने टेढ़ा वेक्टर लिया और मैं कह रहा हूं कि एक्स से अल्फा एंगल बना रहा है, तो एक्स में क्या चिपकेगा, कॉस अल्फा। वाई से बीटा बना रहा है, कॉस बीटा। जेड से गामा बना रहे हैं, कॉस गामा। देख जेड से गामा है तो कॉस गामा, एक्स से अल्फा है कॉस अल्फा, ये कॉस बीटा। तो जो चिपकेगा, अगर यहां से गामा एंगल बना रहा है तो ए का कंपोनेंट ए कॉस गामा, यहां से बीटा बना रहा है तो ए कॉस बीटा, यहां से अल्फा बना रहा है ए कॉस अल्फा। तो जो चिपका वही लेना है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 3D में वैलिड है। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस लोगे तो अगर ये वेक्टर ऐसा है तो इसका बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या होगा ये। अगर वेक्टर इधर है तो इसका बेस क्या होगा ये। अब ये किधर जा रहा है, सॉरी तो इधर इधर नहीं गया, एक्स नहीं आ रहा, एक ए जेड प्लेन में है, ये समझा रहा हूं। तो तुम्हें tan अल्फा से सवाल करना है जब वेक्टर 2D में ही हो, परपेंडिकुलर बटा बेस से तुरंत आएगा। और जब तुम आगे जाओगे मोशन इन अ प्लेन पर होगे, तो मोशन इन अ प्लेन में थर्ड एक्सिस तो होगा ही नहीं। मोशन इन अ प्लेन में रिवरमैन में, रेनमैन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कुलर मोशन में, क्या सब मोशन इन अ प्लेन बोला है, मतलब 2D में ही वेक्टर रहेगा। तो 2D में तो परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस, खत्म। ये बेस ये परपेंडिकुलर, वेक्टर इसी प्लेन में बाउंडेड हो गया तो सवाल झमाझम होगा, परपेंडिकुलर बेस इधर जाएगा ही नहीं। 3D तो करना नहीं, समझ में आया। लेकिन 3D भी अगर हो तो कॉस अल्फा से निकालेंगे सिर्फ। अगर 2D हो तो कॉस अल्फा और tan अल्फा दोनों चलेगा। चल चल चल, बोल समझ में आया कि नहीं है, बोल समझ में आया कि नहीं है, बोल समझ में आया कि नहीं है। ये रॉन्ग करके भी दिखा दिया, क्योंकि 3D में है तो सिर्फ कॉस अल्फा वाला चलेगा, 2D में है तो tan और कॉस दोनों चलेगा। बोल अब मजा आया कि नहीं। थोड़ा मुश्किल हुआ होगा समझने में, लेकिन मजा आया कि नहीं। अब ये सवाल है, इस सवाल को जब भी कराता हूं मैं 70% बच्चे उसको, 80% बच्चे गलत करते हैं, 30-40% ही सही करते हैं। क्यों, देख क्या लिखा है, कहां से पूछा है, कॉस टैन के टर्म्स में ऑप्शन है, थोड़ा पेशेंस दिखा। और अगर तू इस सवाल को सही कर पाए ना, तो बस इतना समझ लेना, मैंने भी सवाल को पहली बार में थोड़ी गलती कर दी थी। तू अगर नहीं कर रहा, तू समझ जा तू क्या है। फिर इस सवाल को सॉल्व करने में मैंने भी पहली बार में थोड़ी गलती कर दी। अगर तू नहीं कर रहा तो समझ जा तू क्या है फिर। ठीक है, चल देख गिवन अ वेक्टर a बराबर 2i कैप 3j कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड y एक्सिस। क्या बोला है, एंगल बिटवीन a एंड y एक्सिस। साइन कॉस टैन के टर्म्स में रिलेशन दिया हुआ है, करो। पहले वेक्टर ड्रॉ कर लो, आराम से देखो। y एक्सिस एंड a के बीच में एंगल पूछा है, करो। 90 सेकंड का समय देता हूं, शुरू होता है तुम्हारा समय। अब करो, आराम से करना, फिर से वही गलती नहीं। 2D में स्पेस में, ये 3D में है ही नहीं है, करो। Come on, you can do it, man. You can do it. Come on. आग लगा देगा तू। देख भाई मेरे ऐसा है कि ये है तेरा x एक्सिस, हाँ सर है, ये तेरा y एक्सिस, हाँ सर है। तो वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप 3j कैप, मतलब x कंपोनेंट हमको दिया 2i कैप और y दिया 3j कैप। ठीक है सर है। तो a एंड y एक्सिस के बीच एंगल पूछा है, ये तुम्हारा वेक्टर मान ले a है, ये एंगल पूछा है, मान ले अल्फा, तो ये एंगल पूछा है। a वेक्टर y एक्सिस बीटा बोलता है तो बीटा बोल ले। तो सर यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये 2i कैप है, इस 2i कैप को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ कर ले 2i कैप। तो ये जो बीटा बन रहा है ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मैं फटाक से tan बीटा बोल सकता हूं 2 बटा परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, y कंपोनेंट 3j कैप, ये मेरा बेस 3। तो बीटा बराबर tan इनवर्स 2 बटा 3 आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स 2 बटा 3 आंसर आ जाएगा। ये तीसरा आंसर है। कई लोग भी दे रहे हैं, फंसोगे बेटा फंसोगे, जिस राह पे चल रहे हो ना तुम फंसोगे। चलो अब देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। देखो 48% लोगों ने सही किया मात्र। अब इसमें कहां फंस गए होंगे, सवाल पढ़ने में, उसको डिकोड करने में, इतना समझाया तो भी इतने % सही कर। डी कह रहे हैं tan इनवर्स 3 बटा 2, कितने लोग, 32% लोग। क्योंकि 32% लोगों ने क्या लगाया कि सर देखो हमने तो पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से एंगल अल्फा माने तो tan अल्फा तुम्हारा एंगल होगा, tan अल्फा एंगल होगा वेक्टर और x एक्सिस में, ये तुम्हारा 3 बटा 2, तो tan अल्फा 3 बटा 2 आ गया सर जी। लेकिन ये किसके बीच का एंगल है, a वेक्टर एंड x एक्सिस, a वेक्टर एंड x एक्सिस का एंगल है ना ये। बिल्कुल तुम यहां से अल्फा ले लो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, tan अल्फा होगा 3 बटा 2, tan अल्फा 3 बटा 2, ये निकाला भी है, गलत है। इतनी छोटी गलती तुम करोगे ना, मुझे भरोसा नहीं था। मतलब इतना समझाने के बाद
अरे तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना कर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देख कहां से एंगल पूछा है, एक्स एक्सिस एंगल पूछना, वाई एक्सिस एंगल पूछना, एक ही बात होती है क्या। देख भाई, ये तेरा एक्स एक्सिस है और ये तेरा वाई एक्सिस है? हाँ सर है। अब देखो ये तुमसे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है 2 और वाई में 3, तो यही तो है, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है 2i कैप, वाई में कंपोनेंट है 3j कैप। हाँ सर है। और ये तुम्हारा रहा ए वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर। क्या मेरे से ये एंगल पूछा है, एक्स एक्सिस एंगल पूछा है? नहीं सर, ए एंड वाई एक्सिस से पूछा, तो ये एंगल पूछ रहा है बेटा, बीटा पूछ रहा है तुम्हें इससे। तो सर कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल तो इधर बन रहा है बेटा। ये तुम्हारा जो ax है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर ax है, क्या मैं इसको जस्ट क्या मैं इसको कॉपी करके यहां ले जाऊं तो देखो एक्स एक्सिस में 2i कैप, क्या ये एक एक्स एक्सिस में 2i कैप नहीं रहेगा? ये सर रहेगा। ये जो 3j कैप है उसको यहां भी तो 3j कैप बना सकता हूं मैं। अब ये जो बीटा एंगल बन रहा है वो किसके बीच बन रहा है, बेस और हाइपोटेन्यूज, और इस बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 बटा बेस 3, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 आंसर आ रहा है। कॉस से करें, हाँ कॉस से करते हैं, बिल्कुल करेंगे। अब ये बीटा है तो हमें कॉस बीटा से करना है, तो कॉस बीटा बराबर बताओ क्या होगा सर, कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस आ गया 3, अब हाइपोटेन्यूज बोलो, ए बोलो कितना आएगा, तो ए आएगा तुम्हारा रूट अंडर एक्स कंपोनेंट वाई का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, तो रूट 4 और 9 क्या हो जाएगा, रूट 13 9 4 13, हाँ रूट 13, तो रूट 13 ये आ गया तेरा कॉस बीटा 3 बटा रूट 13। सर कॉस बीटा 3 बटा रूट 13 आ गया, हाँ तो क्या यहाँ पे कॉस बीटा या कॉस इनवर्स 2 बटा रूट 3 बटा रूट 13 नहीं, तो ये गलत हो गया सर। यहां से कॉस के टर्म्स में तो ये आया है, लेकिन ये आंसर दिया हुआ तो गलत है। अब इसको tan में बदलो, तो ये होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, होता है क्या, हाँ होता है। अगर कॉस बीटा तूने ये निकाल लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल पाएगा, h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का रूट, इसमें तो h और b रख दे, ये p अपने आप तेरा 2 आएगा। अब यहाँ पे लिख tan बीटा, बता परपेंडिकुलर 2 और बेस देख 3, कॉस बीटा में बेस होता है बेस 3, परपेंडिकुलर 2 बटा 3, ले 2 बटा 3। कैसी बातें कर रहा है, 3 बटा 13 आएगा कॉस बीटा के टर्म में, निकालिए कॉस बीटा के टर्म में, सर जी निकाल दिया कॉस बीटा के टर्म में, आ गया कॉस बीटा के टर्म्स में, ये रहा कॉस बीटा के टर्म्स में 3 बटा रूट 13। कहीं है ऑप्शन, नहीं ऑप्शन होता अगर 3 बटा रूट 13 तो ये सही होता, ऑप्शन अगर होता 3 बटा रूट 13 तो सही होता, देखो 3 बटा रूट 13 होता तो सही होता, एकदम सही है। कॉस बीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बीटा है, बेस क्या होगा 3, और वैसे भी तुम वाई एक्सिस से निकाल लो तो ये निकाल, वाई का कंपोनेंट 3 है, 3 लोगे, 3 बटा रूट 13, हाइपोटेन्यूज रूट 13 है, कॉस बीटा इतना आना चाहिए। अब इसमें मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो पी निकाल के tan बीटा निकाल, बता डाउट है इसमें क्या डाउट है, बोल बोल भाई क्या डाउट है। वेक्टर का नाम पे ट्रिगो है पूरा, हाँ पता कैसे चलेगा कि tan ही लगाना है इसमें। देख बेटा tan इसलिए लगाना है कि तुम्हें x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है, तो सिर्फ xy दो ही 2D प्लेन में, तो tan लगा के आसानी से हो जाएगा, क्योंकि y और x दोनों कंपोनेंट हमें पता है, आसानी से हो जाएगा tan लगा के। अब इसमें ये देखना है कि x एंगल पूछा है कि y एंगल पूछा है, इसका तो ध्यान रखो ना, मैंने बता भी दिया था कि थोड़ा मुश्किल सवाल है। सर यहाँ tan इनवर्स क्यों लिया गया है, tan भी तो लिख सकते हैं, ऑप्शन में लिखा है, सवाल तुम सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हो, tan में भी लिख सकते हो tan इनवर्स क्यों लिया। अब जिसने ऑप्शन बनाया उसमें tan थीटा 2/3 ना लिख के, ऐसे होता है tan थीटा 2/3 ना लिख के tan उधर लिख गया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3 इसने लिखा है। ये तो सवाल का ऑप्शन जिसने बनाया वैसे इनवर्स में सेट करना था उसको, और मैंने सिखाया तुम्हें tan थीटा 2/3 है तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/3। कैसी कैसी बातें करते हो, आ गया समझ, बिल्कुल आएगा। इसमें सिर्फ एक ही बात समझना है कि एक्स एक्सिस एंगल निकालता तो हम ये अल्फा निकालते हैं, हमको वाई एंगल पूछा तो ये बीटा बोलेंगे, और एक्स एंगल देखने पर, अल्फा देखने पर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, वाई एंगल देखने पर ये बीटा देखने पर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। एंगल देखने का तरीका बदल जाएगा। आप कहां से एंगल देख रहे हो, अगर आप यहां से एंगल देख रहे हो तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, अगर आप यहां से एंगल देख रहे हो तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये तो सिखाया आपको कि एंगल आप कहां से देख रहे हो इससे मैटर करता है, एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज से लेते हैं। ठीक है क्या, ठीक है क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, क्या होता है बेटा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता क्या ये बताओ, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर क्या होता है। सर यूनिट वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1
हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट, यूनिट मतलब वन, मैग्नीट्यूड यूनिट, एंड इट यूनिट मतलब एक यूनिट का इंग्लिश में दो मतलब, यूनिट मतलब एक और यूनिट मतलब वो इकाई वाला यूनिट। तो यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिट हो, मैग्नीट्यूड वन हो, एंड इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, एंड इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और वो क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तो यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए और वो डायरेक्शन को बताता है। अब अगर मान लो कि मैंने लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है? यस, ये यूनिट वेक्टर है। यस, यूनिट वेक्टर है। कैसे? इसका मैग्नीट्यूड वन है, ये यूनिट वेक्टर है। अब अगर मैंने लिखा ए वेक्टर बराबर आई, बी वेक्टर चल लेता हूं, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है? सर कैसे चेक करेंगे? बड़ा आसान है चेक करना। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? सर बड़ा आसान है चेक करना। कैसे? अब ये वी वेक्टर लिखा मैंने आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड निकालने तुमको आता है। आप क्या करोगे? रूट अंडर आई का मल्टीप्लायर क्या है? वन, तो एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वन वन क्या हो जाएगा? रूट टू। दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। आपको लग रहा था कि सर ये तो यूनिट वेक्टर है, क्यों? क्योंकि आई कैप प्लस जे कैप, सर एक्स और वाई के बीच का यूनिट वेक्टर होगा। नहीं 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 नहीं, इस बी वेक्टर को लिखा मैंने आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड है रूट टू। दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर इज नॉट यूनिट वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर यूनिट वेक्टर ही नहीं है। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, इसका फील कैसे आता है? इसका फील आता है कि उसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, तभी वो यूनिट वेक्टर होगा। ये यूनिट वेक्टर है? हाँ, ये यूनिट वेक्टर ना 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 ना। सर क्या ये यूनिट वेक्टर होगा? देखिएगा, क्या ये यूनिट वेक्टर होगा सर? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ना। सी वेक्टर का सॉरी, यहां पे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, रूट थ्री आएगा। सी इज नॉट यूनिट वेक्टर, सी इज नॉट यूनिट वेक्टर, सी इज नॉट यूनिट वेक्टर। कभी भी ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा ना। क्या बात कर दिया तूने, क्या बात कर दिया तूने? सी को यूनिट वेक्टर बनाओगे ना? सी को यूनिट वेक्टर बनाओगे ना 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 ना, सी यूनिट वेक्टर हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। अब मैं तुम्हें डी वेक्टर देता हूं। डी वेक्टर को देखना, क्या लिख रहा हूं? वन बाई रूट टू आई कैप प्लस वन बाई रूट टू जे कैप। बताओ क्या होगा? क्या यूनिट वेक्टर है? चेक करो। फाइंडिंग यूनिट वेक्टर नहीं, इसका टॉपिक होना चाहिए चेकिंग यूनिट वेक्टर। चेकिंग 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 यूनिट वेक्टर, चेकिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने समझा यूनिट वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आई कैप था, वो यूनिट वेक्टर था। बी आई प्लस आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर नहीं है। सी यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो हमको क्या करना है? किसी भी वेक्टर को चेक करना है यूनिट वेक्टर है कि नहीं। हम कैसे चेक करते हैं? सर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर एक्स कंपोनेंट है वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट है वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर एक बटा दो, हाँ सर एक बटा दो, एंड वो रूट टू का होल स्क्वायर एक बटा दो, ये भी एक बटा दो। अब बोलो हाफ और हाफ मिलके क्या होगा? वन, वन मतलब वन। ये यूनिट वेक्टर है। यस यस, यूनिट वेक्टर। यस, डी इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्या तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना आता है तो यूनिट वेक्टर चेक करना भी आता है? एक ही बात है क्या? अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालने आता है तो यूनिट वेक्टर चेक करने आता है। ई वेक्टर, मान लो मैंने कहीं लिखा साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर आएगा? सर मॉड ऑफ ई चेक करो। मॉड ऑफ ई चेक करोगे, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, भाई आई का कंपोनेंट क्या है? एक्स कंपोनेंट क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन वन मतलब वन। यस यूनिट वेक्टर, यस 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 यूनिट वेक्टर, यस यूनिट वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, वो कैसे चेक होता है? सर फटाक से उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फटाक से उसका मैग्नीट्यूड निकालो, फटाक से उसका मैग्नीट्यूड निकालो। ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, डी यूनिट वेक्टर है, ई वेक्टर यूनिट वेक्टर है। फटाक से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अगर मैग्नीट्यूड वन आया तो यूनिट वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड वन नहीं आया यूनिट वेक्टर नहीं होगा। क्या है यहां पे, क्या स्टेप क्या है? तो एमआर स्टार बॉक्स में मैं लिख के बता देता हूं क्या करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसको लिखो फटाफट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड इज वन, इफ मैग्नीट्यूड इज वन, इफ मैग्नीट्यूड लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे ना कैसे चेक किया था। इफ मैग्नीट्यूड इज वन then it's unit vector, then it is unit vector, then it is unit vector. If magnitude is not 1, then it is not a unit vector. Find magnitude of vector. If magnitude is 1, if magnitude is 1, if magnitude is 1, then it is unit vector. If not, then not a unit vector.
Find magnitude of vector. If magnitude is 1, then it is unit vector. If magnitude is not 1, then it's not a unit vector. सिंपल है, सिंपल है. आप बताओ वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं? सर कौन? वही वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं? सर कौन? अरे वही, पता तो करो यूनिट वेक्टर है कि नहीं. उसका मैग्नीट्यूड 1 है कि 2 3 चल रहा है आजकल? पता तो करो एक बार. सर मतलब सर जी, मतलब पता करो वो ही एंड सी इज यूनिट वेक्टर और नॉट. सर उसका मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा. हाँ कैसे देखे सर जी? पता करो किसी तरीके से. उसका मैग्नीट्यूड 1 है कि 3 4 चल रहा है? मैग्नीट्यूड 3 4 चल रहा है मतलब समझो गड़बड़ है. 3 4 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड चल रहा है. 3 4 डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चल रहा है. देखो पता करो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है. बताओ. सी रिपीट कर दीजिए. यहाँ मैं पूरा ही रिपीट करता हूँ, पहले लिख इसको फिर रिपीट करता हूँ. आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो √3 तो आएगा मैग्नीट्यूड. रूट अंडर एक्स के कंपोनेंट का होल स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड के कंपोनेंट का होल स्क्वायर. कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड 5/6 है सर माइनस में. बहुत बढ़िया. क्या है सर? जीरो वेक्टर है, यूनिट नहीं है सर, जीरो वेक्टर है. बता यूनिट वेक्टर है कि जीरो वेक्टर है? इसको लिख लिया क्या बेटा? अच्छे से लिख लिया क्या? देख भाई, सी को मैं, चलो मैं एफ वेक्टर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, नया बना लेता हूँ. आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो इसको चेक करोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना भाई, तो ये आएगा रूट अंडर एक्स का मल्टीप्लायर है 1 का होल स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लायर है -1 का होल स्क्वायर, प्लस के का मल्टीप्लायर है 1 का होल स्क्वायर. तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का होल स्क्वायर 1, -1 का होल स्क्वायर 1 और ये भी 1, तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर 3 आपका आ रहा है. तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है ना, इसका मैग्नीट्यूड √3 आया है बेटा. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? √3. दिस इज नॉट ए यूनिट वेक्टर. अब हम बात करते हैं फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर. अब कोई यूनिट वेक्टर नहीं है तो क्या उसका हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? अगर कोई यूनिट वेक्टर नहीं है तो भी हम क्या उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर. फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर. अगर मान लो कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर नहीं है क्या, तो भी हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. सर कैसे निकालोगे? कोई यूनिट वेक्टर है ही नहीं तो इसका यूनिट कैसे निकालोगे? भाई यूनिट तो सबका होता है. अब वो यूनिट कभी कभी बढ़ जाता है तो लगता है कि बढ़ गया मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट तो सबका होता है. सर कैसे? यूनिट तो सबका होता है. सर कैसे? एक यूनिट तो सबका होगा. सर कैसे? ऐसे यूनिट वेक्टर बताता क्या है? डायरेक्शन. और डायरेक्शन तो सबके पास होता है. एक मिनट, मान ले मैंने वेक्टर लिखा ए के पास क्या क्या है? सर इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन. इसी को तो हम यूनिट वेक्टर कहते हैं ना, इसी को तो हम यूनिट वेक्टर कहते हैं ना. हाँ सर इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं. तो अब बता मुझे ए कैप क्या होगा? सर ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए. हाँ, तो किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करेंगे? सर यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा वो वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड. अब एक वेक्टर में क्या क्या होता है? उसकी वैल्यू, उसकी डायरेक्शन. अब इसी वेक्टर को उसके वैल्यू से डिवाइड कर दो, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, एक कट जाएगा, बचेगा एक है, डायरेक्शन बचेगा. जैसे एग्जांपल, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर्स. अब गिवन वेक्टर्स में सबसे पहला वेक्टर तेरा ए, आई कैप प्लस जे कैप. ये यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं. इसका यूनिट वेक्टर निकालो. सर कैसे निकालेंगे? सुनो, कुछ नहीं करना. ये तुमको ए वेक्टर दिया हुआ है, पहले इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो. ए वेक्टर दिया हुआ, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो. मैग्नीट्यूड आएगा सर रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर √2. ये मैग्नीट्यूड आ गया. अब मुझे वेक्टर जो दिया हुआ था उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ये यूनिट वेक्टर आएगा. तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर पूरा का पूरा बटा उसका मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर बोलो क्या है? सर आई कैप प्लस जे कैप. हाँ, आई कैप प्लस जे कैप, इसको √2 से डिवाइड कर दो. अब एलसीएम लेके दोनों में भी डिवाइड कर सकते हो. 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप. ये आपका यूनिट वेक्टर आएगा. दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ए कैप क्या है? 1/√2 आई कैप 1/√2 जे कैप. चेक करो जरा, ये पहले ही तुमको फील दिला दिया है मैंने. यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये डी वेक्टर लिखा था, क्या ये यूनिट वेक्टर है? इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा. चेक करके दिखाया था. यहाँ देखो, अब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं था, ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर नहीं था. हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो देखो यूनिट वेक्टर आ गया. बहुत इजी है. आपको क्या करना है? आपको वेक्टर निकालना है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. आपको वेक्टर निकालना है और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. चलिए देखिए इधर, मान लीजिए कि ए वेक्टर मैंने निकाला 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर. अच्छा, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर निकालते ही मुझे क्या पता चलेगा? यूनिट वेक्टर निकालते क्या पता चलेगा? उस वेक्टर की
2D 3D स्पेस में डायरेक्शन, सर डायरेक्शन तो कॉस अल्फा से निकालते थे, कल कॉस अल्फा से डायरेक्शन एंगल के टर्म्स में निकालते थे, और ये यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन कहां जा रहा है वो उसके टर्म्स में देता है। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं फटाफट 4-5 कॉपी ले रहा हूं इसका, ठीक है ना। सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो सर, इसका मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर, इसका एक्स कंपोनेंट है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 9 16 9 प्लस 16 रूट 25 माने 5। अब मैं लिखूंगा कि ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बोलो कितना है सर, ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नीट्यूड उसका बोलो कितना है सर 5, खत्म, यूनिट वेक्टर है। अब तुम इसका कल को मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, चेक करोगे ना इसका, ये क्या आ रहा है 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, तो ये निकालो, इसका यूनिट मैग्नीट्यूड आएगा। तो तुमसे ना डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछेगा कि कोई वेक्टर दे दिया उसका यूनिट वेक्टर निकालो भाई साहब, कोई भी वेक्टर दे दिया उसका यूनिट वेक्टर निकालो। जैसे देखो ये मैंने ये वेक्टर दिया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर दे दिया 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। क्या करेंगे सर, हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे पहले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा, तो एक्स कंपोनेंट 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर 9, 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का होल स्क्वायर 16 और 9 25 रूट 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2 मतलब 5√2, क्या आ जाएगा 5√2। तो ए कैप बताओ क्या हो जाएगा, ए कैप होगा ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर इज 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई 5√2। समझ गए क्या, जल्दी बताओ समझ गए क्या सर, ये तो एकदम मजदूरी है, यस एकदम मजदूरी है, कुछ नहीं करना सर, मैग्नीट्यूड निकालना तो आज ही हमने सीखा था, हाँ सीखा था। तो वेक्टर को लेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। वेक्टर को लेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। वेक्टर को लेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। क्लियर है क्या, हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा, इजी है। अब चलो ये सवाल करो, क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है ए जो कि 0.6i कैप इंटू बीटा जे कैप एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। अब ये थोड़ा सवाल घुमा के दिया, क्या दिया, सवाल थोड़ा घुमा के दिया, क्या दिया कि एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 0.6i कैप प्लस बीटा जे कैप, एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 0.6i कैप प्लस बीटा जे कैप, और ये यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज अ यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू दी मुझे 0.6i कैप देखो प्लस बीटा जे कैप, और बोला ये यूनिट वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, लिखा है इट इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो मुझे इस बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर 1। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे सर, मैग्नीट्यूड निकालते रूट अंडर 0.6 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक्स का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट, इस रूट को इधर ले जाओ तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0.6 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये 1.6 का होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ सर 0.36। 0.6 का होल स्क्वायर करना सिखाया मैंने इसलिए बेसिक मैथ में आपको। 0.6 का होल स्क्वायर करोगे मतलब 6/10 लिख सकते हैं 0.6 को, पॉइंट हटाएंगे एक ही डिजिट है तो 6/10 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36/100 0.36 आएगा, 0.36 आएगा सर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.36, 1 माइनस 0.36 कितना होगा सर, ये हो जाएगा आपका 30 होता 70 64, 0.64 आएगा क्या बीटा स्क्वायर। तो बीटा हो गया तेरा रूट अंडर 0.64, और रूट अंडर 64 मतलब 64/100, 64 बाहर जाएगा 8/10 0.8 आएगा। ये भी निकालना सिखाया तुम्हें, रूट अंडर 0.64 होगा 0.8। मजा आया कि नहीं सवाल में, मजा आया कि नहीं सवाल में बताओ, मजा आया कि नहीं सवाल में बोलो, मजा आया, तुमने कर लिया, हाँ सर बहुत आसान है सर जी ये सब, तो एक ये करना, अब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर 0.4i कैप मतलब एक्स कंपोनेंट है, वाई भी है और जेड भी है, कुछ नहीं करना। ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना, तुम कर लोगे, तुम कैलकुलेशन कर लोगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये भी एक होमवर्क है, पढ़ लेना, कर लेना, ये लेवल अप है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, आपको सोचना, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। अब आओ एडिशन ऑफ टू वेक्टर की बात करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर
वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। अब हमें वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर एडिशन। जैसे मान लो मैंने लिखा कि कोई ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर हमको गिवन है, हमें वेक्टर को ऐड करना है। तो मैंने वेक्टर ऐड किया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या मैंने ऐड किया ए प्लस बी। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क? देखो कोई वेक्टर है ए एंड बी, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये क्या बता रहा है, और सिंपल ए प्लस बी क्या बता रहा है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या बता रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या बता रहा है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम क्या बता रहा है। ये तो यही चीज हो गया ना। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, ए, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, बी। तो मॉड ऑफ ए इज ए, मॉड ऑफ बी इज बी। इन तीनों में पहले डिफरेंस समझो, तभी तुमको आगे समझ में आएगा। इन तीनों में डिफरेंस समझो। मैं कह रहा हूं कि वेक्टर एडिशन करना है, टू वेक्टर ए एंड बी आर गिवन, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है, बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है। तो ये है वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब मैं रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी निकाल रहा हूं, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा ना वो निकाल रहा हूं। एडिशन को कई बार सीधा रिजल्टेंट से बोल देते हैं, बोलेंगे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन का रिजल्टेंट बताओ, 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट वर्ड इज कॉल्ड सिनोनिम्स ऑफ वेक्टर एडिशन। फील आ गया तो दिल बना दो सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। फील आया, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन। कहीं लिखा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन। और ये वेक्टर एडिशन किसके साथ कर रहा है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कर रहा है, मतलब डायरेक्शन के साथ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे पता है कि ए वेक्टर आपका है 3 और बी वेक्टर आपका 4, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 7 होगा, नहीं 7 नहीं होगा। यहां पे डायरेक्शन भी देखना है ए और बी का, डायरेक्शन के साथ ऐड करने को हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से पढ़ेंगे हम। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मतलब है रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट या सीधा लिख लो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड वेक्टर एडिशन ऑफ ए प्लस। यहां पे आपको डायरेक्शन के साथ ऐड करना है, डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। लेकिन कहीं मान लो ए और बी वेक्टर दिया है और सीधा हमसे पूछा कि ए प्लस बी क्या होगा, तो ये सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन नहीं लिया, डायरेक्शन के साथ ऐड नहीं किया, साथ ऐड नहीं किया। यहां पे सिर्फ पता है क्या किया तुम्हारा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, सीधा 3 और 4 7 कर दिया। ये डायरेक्शन वैसे बोला ही नहीं, बोला कि वेक्टर है हां तो ए और बी बताओ। कई बार पूछते हैं तुमसे, पता है क्या बोलेंगे कि दो वेक्टर गिवन है, फाइंड सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मतलब दो वेक्टर गिवन है, उसका सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का सीधा मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, ये ए और बी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ उसका रिजल्टेंट निकाला। इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। इसको वेक्टर एडिशन नहीं कहते हैं। दो वेक्टर दिया है, डायरेक्शन को बोला कि बाहर में जाओ, सीधे उसकी दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया। समझ रहे हो? और ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ सर, आप बताओ। अरे तू बता ना थोड़ा थोड़ा। सर ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी निकाला है कि ए और बी वेक्टर जोड़ के, डायरेक्शन के साथ जोड़ के, अब उसकी जो वैल्यू आई है उसमें डायरेक्शन हटा दिया। जैसे ए है मान लो 3i कैप और बी है तेरा 4j कैप, तो हम डायरेक्शन के साथ ऐड करेंगे। ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में 3 और 4 जोड़ के 5 आएगा कुछ इधर। तो हम डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, बस रिजल्टेंट जो डायरेक्शन के साथ ऐड किया है, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन के साथ ऐड किया उसका सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये फील आया पूरा बहुत अच्छे से? हाँ सर फील तो आया कि दो वेक्टर अगर गिवन है और ए प्लस बी करते उसका मतलब क्या है, और सिर्फ ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है या मॉड ऑफ ए प्लस बी कहीं लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, और मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। पूरा वेक्टर खत्म हो जाता है। बच्चे को यही दिक्कत आती है, बड़ी चीजों में दिक्कत नहीं आती है। ईमानदारी से बताओ कि कोई बड़ी चीजों में दिक्कत आती है कि सिर्फ इस चीज में दिक्कत आएगी? ईमानदारी से दिल से बताओ, ईमानदारी से दिल से बताओ कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज में दिक्कत आएगी कि सिंपल चीज में दिक्कत आएगी? बहुत बड़ी चीज में दिक्कत आएगी कि बहुत छोटी चीज में दिक्कत आएगी? भाई इसी देखने में दिक्कत आती है लोगों को। ठीक है, चलो वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ
टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, कंपोनेंट के टर्म्स में ऐड कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर एडिशन में सिर्फ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही नहीं आता, तुम्हें वेक्टर एडिशन करना होगा और बहुत छोटे छोटे वेक्टर एडिशन करने होंगे। कैसे? जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट है एक्स आई कैप, वाई कंपोनेंट है ए वाई जे कैप एंड जेड कंपोनेंट है ए जेड के कैप, और कोई वेक्टर है वी वेक्टर जिसका एक्स कंपोनेंट है बी एक्स आई कैप, वाई कंपोनेंट है बी वाई जे कैप एंड जेड कंपोनेंट है वी जेड के कैप। ये वेक्टर है। हमें क्या करना है? हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे, मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करोगे, अब कोई एक फोर्स है जो इधर लग रहा है 3 न्यूटन और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है 4 न्यूटन, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? हाँ। तो क्या ऐड करने के लिए कोई एंगल का बहुत बड़ा तामझाम होगा कि ये आगे और ये आगे, दोनों का इफेक्ट सिंपल आगे हो जाएगा 4 3 7? हाँ सर। तो होता क्या है कि जब दो वेक्टर को आप उसके कंपोनेंट के टर्म्स में एकदम खुला खुला रिप्रेजेंट करते हो और उन दोनों को जोड़ना होता है तो इसका एक्स से एक्स कंपोनेंट जुड़ेगा। सेम जाति वाले लोग एक साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे एक्स वाला कि मैं वाई के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा अलग जाति है। जेड वाला बोलेगा मैं जेड के साथ बैठूंगा, मैं वाई के साथ नहीं बैठूंगा। मैं अपने अपने जाति को पकड़ेगा यहां। तो एक्स वाली ये देखो ए एक्स बी एक्स, तो ये होगा एक्स प्लस बी एक्स, दोनों का एक्स कंपोनेंट ऐड हो गया आई क्या। फिर ए वाई बी वाई, सर ये सर वो नहीं है, सर ये सर वो नहीं है, अरे सर जी ये वो नहीं है, हाँ वही है जो तुम समझ रहे हो, ये वही है ए जेड प्लस बी जेड, ए जेड प्लस बी जेड के क्या, ए जेड प्लस बी जेड के। सर ये वो नहीं है, वो हाँ वही है सही वही सर ये वो वाला सर जी आप मजाक कर रहे हो सर जी, अरे वो वाला है सर जी, अरे सर जी वो वाला, अरे सर जी वो वाला, हाँ वही है, अरे सर जी आप नहीं समझ रहे, वो वाला है सर जी, वो वाला, हाँ वही वाला। कौन सा वाला? वो डॉट प्रोडक्ट जब लेते हैं तो आई के साथ प्रोडक्ट करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं और के का के साथ करते हैं वही वाला। जब प्रोडक्ट करते हो तो एक्स बी एक्स, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, देखो एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। यहां पे भी एडिशन ऐसे ही होता है। कैसे? अब यहां पे प्रोडक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा? ए बी वेक्टर को कंपोनेंट के टर्म्स में जब ऐड करोगे, डायरेक्शन के साथ जब ऐड करोगे, तो देखो एक्स प्लस बी एक्स, आई कॉमन आ गया, एक्स प्लस बी एक्स, आई बाहर आ गया, ए वाई बी वाई जे बाहर आ गया, ए जेड बी जेड देखो के बाहर आ गया। और ये एकदम सेम डायरेक्शन वाले लोग, सेम सोच वाले लोग, सेम जाति वाले लोग एक साथ बैठते हैं। बोला एक्स वाला एक्स के साथ बैठेगा, किसी का एक्स है और तू किसी दूसरे का एक्स है, तो दोनों एक्स हो गए हैं, तो दोनों एक साथ बैठ के अपना दुख बतियाएंगे। और कोई वाई है तो किसी एक का वाई, किसी दूसरे का वाई, वाई वाई एक साथ बैठते हैं और जेड जेड एक साथ बैठते हैं। बोलो देखो वो वाला, देखो वही वाला, देखो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का ही डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये एक्स पहले देखो, तुम्हारा एक्स और किसी और का एक्स एक साथ बैठेंगे, फिर तुम्हारा वाई और किसी और का वाई एक साथ बैठेंगे, क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों एक्स हो गए, तो एक साथ बैठ के बात करेंगे, अपना दुख सुख बतियाएंगे। फिर वाई वाई वाला एक साथ बैठेंगे, जेड जेड वाला एक साथ बैठेंगे। देखो एकदम अलग अलग, समझ गए क्या? अब ऐसे सवाल आते हैं क्या? एकदम ऐसे सवाल नीट का कराता हूं, करोगे? एकदम नीट का सवाल कराओ एक, नीट या जेईई, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है कहां पूछा था, सवाल आता है इसमें, करोगे एक सवाल? देखो बहुत सुंदर सवाल तुमको कराता हूं, ये मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ही है, नीट का ही है सारी। ये सवाल क्या देखो, 3 फोर्सेस, कितने फोर्स? 3 फोर्सेस, कितने फोर्स? 3 फोर्सेस गिवन बाय अ वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप minus 2i minus 2j cap and minus 4i cap are acting together on a point object at a rest, then object will move along। ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? तो देखो तीनों फोर्स की हमें कंपोनेंट के टर्म्स में वैल्यू दिया है। अब पता है क्या करता है? वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ता है। अब कहता है सर वेक्टर को जोड़ने का तो हमको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पता है सर जी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पता है। अबे यहां पे कंपोनेंट के टर्म से पहले ही दिया हुआ है, ये f1 है, ये f2 f3 है। f1 बोल 2i प्लस 2j, सीधा f1 रख, 2i प्लस 2j, f2 रख माइनस 2i माइनस 2j, माइनस 2i माइनस 2j, जोड़ना है सबको, ऐड करना है, एक्टिंग टुगेदर, तो सारे को जोड़ो, फिर f3 है माइनस 4i क्या। चलो यहां बोलो, तो तुम्हारा क्या होगा? 2i माइनस 2i कट गया, 2j माइनस 2j कट गया, माइनस 4i बचा। तो नेट फोर्स कितना बच रहा है? माइनस 4i। तो किधर जाएगा? माइनस 4i एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन एक्स वाई जेड दिया है, प्लस एक्स माइनस एक्स नहीं दिया, तो तुम्हारा पहला आंसर हो जाएगा, खत्म। बताओ तो क्या इस एडिशन का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया? सर बड़ा सुंदर इंपॉर्टेंस है। 2i कैप 2j कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4i कैप, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, माइनस 4i कैप आंसर होगा, माइनस 4i कैप आंसर होगा। देखिए माइनस 4i कैप आंसर होगा। बोलिए समझ में आ रहा क्या?
समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, एकदम बैठ रहा है सर दिमाग में, बैठ रहा है दिमाग में सर, बैठ रहा है दिमाग में। अब देखो दो वेक्टर है तुम्हारे पास, कहां चला गया रे? देखो दो वेक्टर तुम्हारे पास, देखना ध्यान से, ये देखो दो वेक्टर तुम्हारे पास, टू वेक्टर a is 6i cap, b is 8j cap, two vector a is 6i cap, b is 8j cap, then find a plus b vector and direction of a plus b from a। तो a plus b वेक्टर माने सर a वेक्टर प्लस b वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे, a बोलो कितना है 6i कैप, प्लस इसमें 6i कैप j नहीं है, और b कितना है 8j कैप, तो दोनों का सम i वाला, इसका सिर्फ i में तो i वाला लिखेंगे, इसका j वाला अलग लिखेंगे, तो 6i प्लस 8j तुम्हारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर आया है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आया है 6i प्लस 8j कैप, ये तेरा नेट वेक्टर है। अब यहां पर अगर तू कल को मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालता है, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, a का नहीं, b का नहीं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो जोड़ क्या है उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो 6 का होल स्क्वायर 36, 8 का होल स्क्वायर 64, रूट 100 माने 10। ठीक है, तो याद है दोनों का सम a और b कितना होगा, a और b इतना होगा। अब बोला a और b का डायरेक्शन a से कितना होगा। एक बात बताओ, a और b जो दोनों जोड़ क्या है वो कितना है 6i और 8j, तो ये 6i और ये तेरा 8j, ये क्या 2D प्लेन में है, हाँ, ये तेरा नेट वेक्टर आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये अकेला तेरा a था 6i का, अकेला तेरा b था 8j का, दोनों को जोड़ के ये बना। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10, ये कितना है 6 और ये 8 है, एंगल निकाल दो। a प्लस b देखो ये जा रहा, हाँ सर, a कितना जा रहा है, a ये जा रहा। अब एंगल क्या होगा, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं tan अल्फा से निकाल लेंगे, tan अल्फा 8/6 4/3, tan अल्फा 4/3 मतलब अल्फा 53 डिग्री, अल्फा 53 डिग्री। देखो क्या सही में आ रहा है 53, जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो इसको, इजी है एकदम। सर ये तो एकदम आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर कह रहे थे उसी का एकदम फुद्दू सवाल है एकदम, लेकिन ये सवाल आपको जो मैं करके दिखाया कि आपको आपके आंखों के सामने दिखा क्या है, x अलग है y अलग है, एक्स वाई एक्सिस में हमें a और b वेक्टर गिवन है, a और b जोड़ा तो ये बना, ये किधर जाएगा एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, x में 6 y में 8, 6 8 का वेक्टर सम। सर ठीक है, ये सवाल तो सिंपल था, एक एक्स एक्सिस में था एक y में था, आसानी से जोड़ लिया। कल को अगर कोई वेक्टर ऐसे दोगे आप, ये पूरा का पूरा x में होगा, ये पूरा का पूरा y में होगा, तो इसको तो हम आसानी से जोड़ लेंगे। ये एक फर्स्ट वेक्टर है, a वेक्टर पूरा x में पूरा y में, तो हम क्या करेंगे y वेक्टर को यहाँ डाल देंगे। देखो भाई ये a वेक्टर हो गया, y हो गया, ऐसे ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब एक वेक्टर तुम्हारा सीधा हो दूसरा टेढ़ा हो, या एक वेक्टर तुम्हारा टेढ़ा हो दूसरा भी टेढ़ा हो, तब इस चीजों में तुमको दिक्कत आती है। तो यहां पे निकाला गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टेढ़े वेक्टर्स को जोड़ने के लिए और आपको वेक्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया हो, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में नहीं दिया हो, कंपोनेंट के टर्म्स में नहीं दिया हो, उसको जोड़ने के लिए हमने निकाला ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा पता है तुम्हें ना एक चीज अच्छे से पता होना चाहिए कि सर मैग्नीट्यूड में वेक्टर दिया होता तो कैसे ऐड करेंगे, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में दिया हो तो कैसे ऐड करेंगे, ये दोनों बातें अलग है ना। अच्छा तुमको ये बता दे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 और दोनों में एंगल है 60 डिग्री। अब एक है 3 दूसरा है 4 और दोनों में एंगल है 60 डिग्री। एक बात बताओ इससे कैसे करोगे। एक वेक्टर मैं तुम्हें बता दूं, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, कैसे निकालोगे, क्या ये यूज कर सकते हैं? नहीं सर, अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और उसके एंगल 30 डिग्री दिया है, तो मुझे तो ये पता ही नहीं कि एक्स में और वाई में कितना है, मुझे तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पता है, मुझे नहीं पता एक्स में है कि वाई में है कि एक्स वाई प्लेन में, मुझे ये भी नहीं पता आई जे में नहीं दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। ऐसा अगर दिया है तो क्या ये लगेगा, मैं बस इतना पूछ रहा हूं, क्या ये लगेगा? सोचो, ये इंपॉर्टेंट है सोचना, क्या ये लगे? अबे डॉट प्रोडक्ट नहीं करना, मुझे ऐड करना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए मुझे। अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चाहिए तो क्या मैं ये लगा दूं? ये तो तब लगाऊंगा ना, ये तो तब लगाऊंगा ना कि जब मुझे वेक्टर एक्स के टर्म्स में दिया हो, वाई के टर्म्स में दिया हो, जेड के टर्म्स में इंडिविजुअल पूरा दिया हो, फिर बी वेक्टर एक्स वाई जेड में दिया हो। क्या तुमको फील आया तो बता दो कि यार समझ में आया सर, हम यही तो दिक्कत होती थी आगे चल के। ईमानदारी से बताना कि जब दो वेक्टर को तुम ऐड करते थे कभी सवाल अचानक से आता था, तुम ये नहीं समझते थे कि इसको ट्रायंगल लॉ से जोड़ क्यों नहीं रहे यार सर, इसको इसमें ट्रायंगल लॉ लग क्यों नहीं रहा है सर जी, सर कई बार इसमें ट्रायंगल लॉ से नहीं जोड़ते हैं, कई बार ऐसे जोड़ते हैं, कई बार ऐसे जोड़ते हैं। तुमको समझ में आया कैसे जोड़ना है कब? अगर मुझे वेक्टर एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिया हो, दूसरा वेक्टर एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिया, तो ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, जाति कंसेप्ट लगेगा, सेम जाति वाले को एक साथ बिठा के जोड़ देंगे। लेकिन अगर वेक्टर मुझे
कंपोनेंट में नहीं दिया हो, सीधा एक वेक्टर दिया हुआ है 4, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डायरेक्शन बताई नहीं, वैल्यू बताई। दूसरा वेक्टर है 3, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में एंगल 30 है, तो ऐसे भी तो 30 बन सकता है। देखो ए बी के बीच 30, ऐसे भी तो बन सकता है 30, ऐसे भी तो बन सकता है 30। तो कहां है वो मुझे नहीं पता, दोनों के बीच का एंगल पता है। तो इसके लिए निकाला गया, जब वेक्टर एंगल के टर्म्स में दिया हो, जब वेक्टर एंगल के टर्म्स में दिया हो, तब निकाला गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? यह कहता है कि जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ करें। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। सर फर्स्ट किसको मानेंगे? किसी को भी मान ले, दो वेक्टर को ऐड करना है, दोनों में से किसी को फर्स्ट मान ले, किसी को सेकंड मान ले, चलेगा। ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर एंड स्टार्ट ड्रॉइंग मतलब उसको प्लॉट करना, ड्रॉ करना है। ड्रॉइंग सेकंड वेक्टर फ्रॉम स्टार्ट ड्रॉइंग सेकंड वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, then resultant will be tail of first vector to head of second vector। ये कह रहा है कि रिजल्टेंट तुम्हारा फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक होगा। इसको भूल जाओ, क्या अंग्रेजी में कहानी लिखी है, भूल जाओ, हटाओ। हमको दो वेक्टर को जोड़ना है। हाँ सर, दो वेक्टर को जोड़ना है। सर ये कैसे कैसे लिखा है आपने, छोड़ दे, देख मैं यहां पे बताता हूं। पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाओ, पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाओ, जो भी तुम्हारा पहला वेक्टर उसको बनाओ। जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है, जस्ट एंड हो रहा है, वहीं से सेकंड वेक्टर बनाओ, वहीं से सेकंड वेक्टर बनाओ। मैं क्या कह रहा हूं, तुम फर्स्ट वेक्टर बनाओ, पहले फर्स्ट वेक्टर बनाओ, जहां फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, मतलब उसका हेड आएगा जहां पे एंड हो रहा है। यहां एंड किसको बोलते हैं सर? इसको। जहां पे फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, वहीं से सेकंड वेक्टर बनाओ, एंड फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिला दो, वो तुम्हारा रिजल्टेंट बताएगा, वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। अब तुम इसको पढ़ो, क्या सिंपल नहीं लग रहा तुम्हें? पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाओ, जहां फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, वहीं से सेकंड वेक्टर बनाओ, एंड फर्स्ट के पूंछ से, टेल से, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिला दो, वो रिजल्टेंट बताएगा ए एंड बी का, वो रिजल्टेंट बताएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का। वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। बोलो ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? सर क्या कह रहे हो सर जी? मैं कह रहा हूं पहले फर्स्ट वेक्टर को बनाओ, जहां फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है वहीं से सेकंड वेक्टर बनाओ, जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म हो रहा है। सर इसका मतलब तो सर उसके मुंडी पे पैर रखना पड़ेगा। कुछ चीजें अगर आपको चाहिए तो भाई कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हर चीज प्यार मोहब्बत से नहीं होती है। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो क्या करते हो? सर ये तो प्यार मोहब्बत से दोनों का पूंछ मिला देते हैं, ये वेक्टर का एंगल हो जाता है। यस, जब दो वेक्टर का एंगल निकालना हो तब हम टेल से टेल मिलाते हैं, पूंछ से पूंछ मिलाते हैं, हेड से हेड मिलाते हैं, प्यार मोहब्बत से करते हैं। लेकिन अगर उन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट चाहिए तो प्यार मोहब्बत नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक के सर पे, किसके सर पे? जहां पहले फर्स्ट वेक्टर बनाओ, जहां फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, एंड मतलब हेड आएगा, यहां पे सर आएगा, उसके सर पे पैर रख के खड़े हो जाओ, वहीं से सेकंड वेक्टर शुरू करो। जहां फर्स्ट वेक्टर खत्म हुआ उसका हेड कहां गया? फर्स्ट वेक्टर। ये रहा तेरा फर्स्ट वेक्टर, देख ये रहा तेरा फर्स्ट वेक्टर और ये रहा तेरा सेकंड वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो एंगल ऐसे निकालते हैं, दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों के पूंछ से पूंछ मिलाते हैं, तब ये एंगल सही डिफाइन होता है। कैसे निकालते हो एंगल? ए स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर व्हेन दे ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। प्यार मोहब्बत से एंगल निकालते हैं, एंगल निकालने के लिए प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो, चलो करके दिखाता हूं। मान लो कि ये तुम्हारा कोई ए वेक्टर देख सुंदर सा है, हाँ, और ये वेक्टर कहीं तुम्हें बी दिया हुआ है, हाँ सर बी दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ना है, क्या करेंगे? कैसे जोड़ोगे? तो कहते हैं कि सबसे पहले पहला वेक्टर बनाओ। कौन है? ये तेरा पहला वेक्टर। सर पहला वेक्टर बना दिया, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, हाँ सर बना दिया। जहां पहला वेक्टर खत्म हो रहा है, देखो यहां खत्म हो रहा है, इसके सर पे
पैर रख के दूसरे वेक्टर को बनाओ, यही से दूसरा वेक्टर शुरू करो, यही से दूसरा वेक्टर शुरू करो। कौन है दूसरा वेक्टर? देखो ये है दूसरा वेक्टर जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मान लो इधर बना है, तो इसको तुम शिफ्ट करोगे तो एक्स से थीटा एंगल पे ही जाएगा कहीं भी। तो यहां आया तेरा दूसरा वेक्टर, ये तेरा दूसरा वेक्टर है बी जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था। ये दूसरा वेक्टर यहां मैंने दिया, ये पहला वेक्टर यहां था, तो पहला वेक्टर बनाया, दूसरा वहीं से शुरू हुआ जहां पे पहला खत्म हुआ है, ये बन गया तेरा बी। अब पहले के पूछ से दूसरे के सर को मिला देंगे, ये तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा। ले भाई, अच्छा सर जी जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करें। हाँ मतलब यहां पे लाइन में लग जाओ, जिसको जिसको जोड़ना है चलो लाइन में आ जाओ, चलो रे सब लाइन में आ जाओ, सब लाइन में अगर आ गया, सब अगर लाइन में आ गया, जिसको जिसको जोड़ना है सबको लाइन में लगा देंगे, जिसको जिसको जोड़ना है सबको लाइन में लगा दे। एक को जोड़ा, एक जहां खत्म हुआ वहां से दूसरा बनाया, दूसरा जहां से खत्म हुआ तीसरा बनाया, तीसरा जहां से खत्म हुआ चौथा बनाया। तो एक दूसरे के पैर सर पे पैर रख के खड़ा होना है, एक दूसरे को सर पे पैर रख के खड़ा होना है, प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पहले ए बनाया फिर बी बनाया, अगर मैं पहले बी बनाऊं फिर ए बनाऊं तो सर पहले बी बनाओगे? हाँ पहले बी बनाता हूं। क्या है बी? सर बी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे ये था सर बी, देखो ये था तुम्हारा बी, सुनना अच्छे से, ये था तुम्हारा बी। क्या ये थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस से ये बी वेक्टर है? हाँ सर ये बी वेक्टर है वो बी। बी कहां खत्म हो रहा है? सर यहां पे इसका सर है, देखो ये बी खत्म हुआ, जहां से बी खत्म हुआ वहीं से ए बनाओ, देखो ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ये ए बना लिया सर जी। जहां पर बी खत्म हुआ है वहीं से ए को शुरू करो, ये ए बना लिया। अब बताओ पहला कौन था? सर बी। बी का पूछ कहां है? यहां पर, और ए का सर कहां है? यहां पर, इसको ऐसे मिला दो। और बड़े आश्चर्य हो गए तुमको जब तुम देखोगे कि ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ए एंड बी, वो दोनों केस में सेम आया है कि अलग आया है? ए प्लस बी दोनों केस में सेम आया है कि अलग आया है? सर ये ऐसे है सर, देखो ये ऐसे एक्स वाई प्लेन में, देखो ऐसे है, यही तो वही है, देखो लंबाई भी तुमको सेम दिख रहा होगा। सर इसका मतलब आप पहला वेक्टर कोई भी चूज करो चलेगा। हाँ पहला वेक्टर ए लो, ए जहां खत्म हुआ से बी बनाओ, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो, देखो ए प्लस बी, और देखो ए प्लस बी। तुम विजुअलाइज करो, एक काम करो, सुनो, मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करता हूं, यही है ना तेरा, यही है ना, इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर ले जाऊं। मैं टेढ़ा नहीं कर रहा, मैं घुमाया बिल्कुल भी नहीं, इसको पैरेलली शिफ्ट करके इधर ले जा रहा हूं। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे है क्योंकि हाथ से बनाया, लगभग देखो ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, देखो ना ये ऐसा ही दिखेगा। हाथ से बनाया तो थोड़ा लंबाई कम ज्यादा हो गया होगा बस, लेकिन ये दोनों सेम है, ए प्लस बी इसमें जो आएगा और इसमें आएगा सेम आएगा, ए प्लस बी जो इसमें आएगा उसमें आएगा सेम आएगा। अब मान लो कल को मैं तुम्हें ये वेक्टर बनाऊं कि भाई साहब मेरा ये ए वेक्टर है, फिर ये मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा सी वेक्टर है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ए बी सी में रिलेशन लिखो, कैसे लिखोगे? ये सी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब बताओ इसमें किसको किसको जोड़ा है तो कौन मिला है? तो ये कैसे देखते हैं किसको किसको जोड़ा है तो कौन मिला है? तो सबसे पहले देखो कि जब जोड़ते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो पहला वेक्टर ढूंढो कोई भी तुम, तो जहां पे दो कोनों का पूछ मिल रहा होगा वहीं से तो शुरू होगा कोई वेक्टर। तो तुम ये मान लो सर ए लेते हैं, चलो ए लिया हमने, ए वेक्टर लिया। क्या ए में बी इसके मुंडी पे सर रख के खड़ा हो रहा है? क्या मुंडी पे पैर रख के खड़ा हो रहा है? नहीं। तो तुम ये नहीं लिख सकते ए प्लस बी। क्यों नहीं लिख सकते ए प्लस बी सर? क्योंकि ए वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहां से बी शुरू नहीं हुआ है, तो ये नहीं लिख सकते। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लिखोगे तो पहले तुम लिखो, चलो ये लो, चलो बी ले लो। सर बी लेंगे तो ये बी से फिर ए नहीं शुरू हो रहा है, गलत है, पहले सी लो। तो तुमने लिया पहले सी लिया, हाँ सर पहला वेक्टर मेरा सी हो गया। सी जहां खत्म हो रहा है वहीं से बी शुरू हो रहा है, हाँ जहां सी का एंड हुआ है उसके सर पे बी पैर रख के खड़ा हो गया, तो सी जहां खत्म वहां से बी शुरू हुआ। पी सी तेरा पहला था, पहले के टेल से दूसरे के सर तक ए आया है, ये तेरा हो जाएगा ए वेक्टर। अब बोल मजा आया कि नहीं? सी प्लस बी इज ए। क्या कहता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? पहला वेक्टर लो, अब तुम पहला तो कुछ भी ले सकते हो, पहला ए भी ले सकते हो, ए लो। चलो सर पहला ए लिया, क्या ए जहां खत्म हो रहा है बी शुरू हुआ है? नहीं, ये बना बनाया है, हमें रिलेशन लिखना है, तो पहले ए लो, ए जहां खत्म हुआ वहां से बी शुरू हो रहा है? नहीं शुरू हो रहा है, जहां ए खत्म हुआ वहीं पे बी का मुंडी है, दोनों मुंह से मुंह मिला के बैठे, नहीं होगा एडिशन। पूछ से पूछ मिला के बैठोगे एडिशन नहीं होगा, मुंह से मुंह मिला के बैठोगे एडिशन नहीं होगा, तो ये ए नहीं ले सकते। सर बी लेते हैं, बी मुंडी से मुंडी मिला के बैठा है, जहां मुंडी से मुंडी मिला के बैठा है वो वेक्टर लेना ही नहीं, वहां से स्टार्ट करना ही नहीं। बता, जब भी तुम्हें किसी भी डायग्राम में अगर तुम्हें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से रिलेशन लिखना है तो सबसे पहले जहां से मुंडी मिला उसको मत लो, हेड टू हेड मिल रहा उसको मत लो, हेड टू हेड को मत लो। मुंडी से मुंडी मिला के बैठा है, यार एडिशन कैसे होगा? एडिशन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, एंगल थोड़ी निकालना है। पूछ से पूछ मिला, ताल से ताल मिला, मुंडी से मुंडी मिला, एंगल दे देगा। पूछ से पूछ मिला, मुंडी से मुंडी मिला, एंगल दे देगा। अरे एंगल दे देगा, लेकिन हमें एंगल नहीं चाहिए, हमें एडिशन चाहिए। एडिशन करने के लिए मुंडी से मुंडी मिलाने से नहीं होता है। एडिशन करने के लिए क्या चाहिए? एडिशन करने के लिए जहां एक खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। ऐसे दो वेक्टर को रख दोगे, देखो ये वेक्टर कह रहे जोड़ दो रे, नहीं जुड़ेगा, मुंडी से नहीं जुड़ता है, ऐसे कर नहीं जुड़ता है। क्या है? जहां एक खत्म होगा वहां से दूसरा शुरू करो।
तो चलो हमने ए लिया, हाँ ए खत्म हुआ से बी शुरू हो रहा है, नहीं शुरू हो रहा है। हमने बी लिया, बी जहां खत्म होना से ए शुरू हो रहा है, नहीं शुरू हो रहा है। हमने चल फिर सी लिया, जब हमने ये सी लिया तो ये सी वेक्टर है। सी जहां खत्म हो रहा है वहां से बी लो, सी जहां खत्म हो रहा है वहां से बी लो, वहां से एकदम सही है, बी ले लिया। सी पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला, ए आया। बोलो 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 बोलो, मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? इधर देखो, इधर देखो, मान लो ये तेरा कोई बी ए वेक्टर है, ये तेरा कोई सी वेक्टर है, और ये तेरा कोई बी वेक्टर है। अब दोनों में रिलेशन लिखो, चलो फटाफट रिलेशन लिखो, रिलेशन लिखो। चलो सर ऐसे कैसे लिखेंगे? लिखना भाई, लिखना, कुछ ना कुछ तो लिखेगा, कुछ ना कुछ तो लिखेगा। सोच सर, मुंडी से मुंडी तो कोई मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई भी एक उठा ले। सर ए वाला उठा ले, ए वाला, हाँ उठा। सर हमने पहले उठाया ए वाला, हमने पहले ए वाला, ए जहां खत्म हो रहा है इसके सर से बी शुरू हो रहा है। सर ये बढ़िया है, इसके सर से बी शुरू हो रहा है, ये आ गया, इसके सर से बी शुरू हो रहा है, यहां आ गया। और बी जहां खत्म हो रहा है वहीं से सी शुरू हो गया, तो एकदम सीक्वेंस में चल गया। वहीं से सी शुरू होगा तो इसको अभी ऐड कर दे भाई। एक खत्म हुआ से दूसरा शुरू हुआ, दूसरा खत्म हुआ से तीसरा शुरू हुआ, तीसरा खत्म हुआ चौथा शुरू हुआ, तो सब एक सीक्वेंस में चलता जाएगा। तो सी आ गया। अब बोला, अब पहला ए के पूछ से लास्ट वेक्टर जो तुम्हें मिला, चाहे दूसरा हो तीसरा, उसके हेड को मिला दो। पहले के टेल से तीसरे के हेड को मिलाओगे, यही आ गया, मतलब ये जीरो, कोई वेक्टर नहीं मिल रहा, ये रिलेशन आएगा। नहीं समझे तुम? ए जहां खत्म हुआ, तुम बी ले लो, चलो बी ले लो। सर बी लेता, चलो बी लिया, तो ये बी लिया हमने। बी जहां खत्म हुआ क्या शुरू हुआ? सर सी, सर सी। और सी जहां खत्म हुआ क्या शुरू हुआ? ए। तो तीनों का एडिशन कर लो, जैसे दो का एडिशन होता है वैसे तीन का। खुल्लम खुल्ला सीधा चलता जा रहा है, खुल्लम खुल्ला चलता जा रहा है। बताओ जहां ए खत्म हुआ है, सॉरी बी लिया था हमने, बी के टेल, बी का पहले का पूछ और लास्ट वाले का हेड मिला दो, यहां है, जीरो आएगा। ये वही बात तो हो गई, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, या बी प्लस सी प्लस ए जीरो। बताओ, हाँ इसी में अगर ये लेते हो तुम ए वेक्टर, ये लेते हो तुम बी वेक्टर, और ये लेते हो तुम सी वेक्टर। अब करो चलो, अब करो चलो। सर अब कैसे करेंगे? एक मिनट, सी इधर ले लेता हूं, सी इधर ले लेता हूं, चलो सी इधर ले लेता हूं, ऐसे। अब करो चलो, ये है तुम्हारा वेक्टर। अब करो चलो। सर जहां दो मुंडी मिल रहा है ना, उसको नहीं उठाते हैं, उसको नहीं उठाते हैं, कोई सा दूसरा उठा लो। दूसरा कौन सा उठा लो? सी उठाओ, सी उठाओ, बी उठाओ, ए उठाओ, जो तुमको उठाना उठाओ। तो सर यहां से हम बी उठाते, चलो बी उठाया। बी जहां खत्म हुआ वहां से ए शुरू हुआ, नहीं गड़बड़ है। ए उठाया, ए जहां खत्म हुआ से बी शुरू हुआ, नहीं, तो हम सी उठाते। सी लिया हमने, ये वेक्टर तुम्हारा सी है। सी जहां पे खत्म हुआ वहीं से ए शुरू हो रहा है, वहीं से ए शुरू हो रहा है, ए पर पहुंच गए। पहले के टेल से और दूसरा कौन है? ए, दूसरे के हेड को ये मिला है, पहले के टेल से दूसरे को हेड को मिलाएंगे, ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अब पहला फोटो इसमें क्या फर्क है? इसमें पहला फोटो इसमें ये फर्क है, ये इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये आंसर आया है। हाँ सर ये आंसर आया, इसके अकॉर्डिंग देखो, ये मान लो तुम्हारा ए वेक्टर है, ये मान लो तुम्हारा बी वेक्टर है, और ये मान लो तुम्हारा सी वेक्टर है। तो इसमें जब तुम जोड़ रहे हो ना बेटा, इसमें जोड़ रहे हो तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दो का सम तीसरा नहीं है, ध्यान से देखो, दो का सम तीसरा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? ये सीक्वेंस में चलता गया, ए जहां खत्म हुआ से बी शुरू हो रहा है, बी जहां खत्म हुआ से सी शुरू हुआ है, उल्टा हुआ ही नहीं। पहले के हेड से दूसरे के टेल को मिला नहीं। इसमें क्या होगा? सर पहले ए लिया, ए जहां खत्म हुआ वहां से बी लिया, बी जहां खत्म हुआ से सी लिया, अब इन तीनों को जोड़ दो, क्या आ रहा है? जीरो, क्योंकि पहले का टेल दूसरे का हेड यही आ रहा है। एक सवाल और करा तो देख, मान ले ये वेक्टर है, ए जहां खत्म हुआ से बी बनाया, बी जहां से खत्म हुआ सी बनाया, सी जहां से खत्म हुआ वहां पे डी बनाया, मान ले ये वेक्टर बनाया मैंने, और पहले के टेल से इसको ऐसे मिलाया, ये तुम्हारा एफ है। अब इसमें तुम्हें रिलेशन लिखना है। तो अगर तुम सर पे पैर रख के खड़े होते जा रहे हो, एकदम सीक्वेंस में चलते जा रहे हो, जैसे ए वेक्टर है, बताओ जहां ए खत्म हुआ से बी शुरू हुआ है कि नहीं? हाँ वहीं से बी शुरू हुआ है। जहां बी खत्म हुआ वहां से सी शुरू हुआ है कि नहीं? वहीं से सी शुरू हुआ है। जहां सी खत्म हुआ वहीं से डी शुरू हुआ है कि नहीं? हाँ सर वहीं से डी शुरू हुआ है। जहां डी खत्म हुआ है वहां से अब कोई शुरू नहीं हो रहा, तो वहां रुक जाओ, तुम चलते चलो, सीधे सीधे चलते चलो। पहले तूने ए बना, ए जहां खत्म हो रहा है वहां से बी शुरू करो, बी जहां खत्म हो रहा है वहां से सी शुरू करो, सी जहां खत्म हो रहा है वहां से डी शुरू करो, डी जहां खत्म हो रहा है वहां से एफ शुरू करो। नहीं कर सकते क्योंकि इसके पैर पे नहीं खड़ा हुआ, उल्टा खड़ा हुआ। तो पहला जो वेक्टर था तुम्हारा ए के टेल से क्या तुमने डी के हेड को मिलाया? यस, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट आ गया। और यहीं पे अगर मैं ये एफ ना बना के मैं ऐसे एक जी वेक्टर बनाता, ऐसा जी वेक्टर बनाता, तो तुम क्या बोलते? ए जहां खत्म हुआ बी शुरू हुआ, बी जहां खत्म हुआ सी शुरू हुआ, सी जहां खत्म हुआ डी शुरू हुआ, डी जहां खत्म हुआ से जी शुरू हुआ। तो इस जी को ऐड कर दो इसके साथ, तो जहां ए का टेल था वहीं पे जी का हेड का आ गया। तो तुम्हारा ये रिलेशन भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी वेक्टर बराबर जीरो। अब ये दोनों एक ही चीज है। सर कैसे? याद करो, देखो ध्यान से, अगर तूने ये रिलेशन लिखा है, एफ को पीछे ले आओ तो क्या माइनस एफ बराबर जीरो हो जाएगा? अगर एफ को पीछे लाओगे तो माइनस एफ बराबर जीरो हो जाएगा। हाँ, और माइनस एफ और जी सेम है, देखो
अब फील आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। एफ क्या है सर ऊपर और जी क्या है नीचे। मुझे बताओ एफ वेक्टर एंड माइनस जी वेक्टर सेम है कि नहीं। एफ वेक्टर ऊपर है, हाँ सर ऊपर है, एंड माइनस जी कहां है नीचे है, क्या इक्वल एंड अपोजिट है ये। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी वेक्टर आएगा। तो सिर्फ सेम डायरेक्शन में चलते रहो, ए जहां खत्म बी शुरू, बी जहां खत्म सी शुरू, सी जहां खत्म डी शुरू, डी जहां खत्म जी शुरू। तो क्या ए बी सी डी जी ये सही है, हाँ सर ये सही है। क्या अगर मैं लिखूं ए जहां खत्म बी शुरू, बी जहां खत्म सी शुरू, सी जहां खत्म डी शुरू, अब यहां पे डी के बाद एफ शुरू नहीं हो रहा है, पहले के टेल से लास्ट हेड को मिला ये एफ मिला, हाँ सर ये एफ मिला, ये भी सही है रिलेशन, हाँ सर ये भी सही है, ये भी सही है। एफ को पीछे ले जाओ, माइनस एफ बराबर 0 और ये प्लस जी बराबर 0, एफ और माइनस जी देखो सेम है। अब चमका कि नहीं चमका बताओ, अब चमका कि नहीं चमका तुम्हें बात कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए, ठीक है। अब बताओ वेक्टर में मजा आया कि नहीं। डायरेक्शन को साइन एंड प्यार मोहब्बत से एडिशन नहीं होता है। क्या करोगे, क्या है नारा, प्यार मोहब्बत से एडिशन नहीं होता है, टेल से टेल मिलाने से एडिशन नहीं होता है। जहां एक खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू करना है, जहां दूसरा खत्म हो रहा है वहां से तीसरा शुरू करना है, समझ गए। चलो